गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए थे, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करें, लेकिन एक हमारा एक नोट लिखाना मैं भूल गया था, तो पहले आप उसको लिख लो, देन विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने सॉल्व किए थे उसके नीचे एक नोट लिख लेंगे आप लोग। ओके ओके, नोट नंबर 1, द डिस्काउंट, लिखते जाओ, द डिस्काउंट ऑन बिल may either be treated as general expenses or general financial charges and charged to profit and loss account or treated as consignment expenses and charged to consignment account। ओके तो ये एक नोट लिख लो बेटा, और एक और नोट लिख लेना आप वहां पे। इट इज अज्यूम दैट consignee has remitted the amount due from him। ठीक है, तो इफ़ यू रिमेंबर बेटा, पिछले सेशन में जो हमने यहाँ पे ये जो बनाए थे ना, यहाँ पे जो बैलेंस कंसाइनर की बुक में कंसाइनी एक और कंसाइनी की बुक में कंसाइनर, तो ये जो 1700 रुपये का बैलेंस है, तो फाइनल ड्यूज जो उसमें पे किया था, क्वेश्चन में बोला नहीं था ऐसा कि पेड करके, मगर हमने अज्यूम करे थे कि वो पे कर दिया। बेसिकली 1700 रुपये जो आया था हमारी बैलेंसिंग फिगर थी बेटा, ये बैलेंसिंग फिगर थी हमारी। ठीक है, यहाँ पे देखो, जो 1700 आया था ना, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर थी, लेकिन हमने मान लिए थे कि उसने पे करिए तो टू कैश लिख दिए थे। अगर पे नहीं करा रहता सामान पे तो फिर बैलेंस कैरी डाउन करके उसको लिखते थे। ओके, तो ये दो नोट लिख लेंगे हम। ठीक है, चलिए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। ओके, on 1st September 2020, Chopra of Kanpur dispatched on consignment Murli of Madras 50 cases of woolen goods invoice pro forma at rupees 150 per cases to be sold by the latter on the consignor's account. A commission of 3% payable to Murthy upon sales and all charges are borne by Chopra। अब यहाँ पे कंसाइनर कौन है? चोपड़ा ऑफ कानपुर, ये कंसाइनर है, और मुरली ऑफ मैड्रास ये कंसाइनी है। ओके, तो यहाँ पर आप पहले लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पहले हम लोग एनालाइज कर ले बेटा। तो यहाँ पे कंसाइनर है हमारा, कानपुर में है। ठीक है, चोपड़ा ऑफ कानपुर। कंसाइनी है मैड्रास में, मुरली। ओके, अब देखो उसने क्वेश्चन में क्या किया बेटा, वहां पे उसने क्वेश्चन में कहा है कि भाई यहाँ पे उसने 1 सितंबर को 50 केसेस ऑफ वुलन गुड्स इनवॉइस प्रोफाइल एट 150 पर केसेस टू बी सोल्ड बाय द लेटर ऑन द कंसाइनमेंट अकाउंट। यहाँ पर उसने गुड्स भेजा बेटा, तो यहाँ पे कितने भेजा? 50, और क्या रेट से भेजा? 50, वो जो 50 वुलन क्या रेट से भेजा उसने बेटा, यहाँ पे वो था एट द रेट ऑफ रुपीज 150। ठीक है, अब वो आगे कहता है हमको ये कमीशन 3% पेबल टू मुरली अपॉन सेल। तो यहाँ पर इसने क्या कहा कि भाई सेल्स तो होगा,
लेकिन सेल्स के बाद मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, कमीशन। तो इसमें कमीशन कितने % कमीशन मिलने वाला है कंसाइनी को, कंसाइनी को कमीशन मिलने वाला @ 5%। 5% सही पड़ा, नहीं 3%। ओके, तो करेक्ट कर लिया जाए यहाँ पे 3%। ओके 3%, ठीक है। उसके बाद चोपड़ा पेज फ्रेट एंड इंश्योरेंस एट कानपुर अमाउंटेड टू ₹510 एंड ड्रॉज अपन मुरली 3 month साइड फॉर ₹4,500 अगेंस्ट डिस्पैच। अब देखो क्या हुआ बेटा, यहाँ पे तो एक कॉस्ट थी और कंसाइनर ने और एक खर्चा किया, यहाँ पे कुछ उसने एक्सपेंसेस और किया, ये कंसाइनर्स एक्सपेंसेस है उसने जो यहाँ पे खर्च करते जा रहा है। ओके, तो एक था हमारा कि उसने यहाँ पे वो गुड्स भेजा 50 थे और 150 रुपीज़ का एक था बेटा, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है हमसे यहाँ पे कि चोपड़ा ने फ्रेट और इंश्योरेंस के चार्जेस किए 510 रुपए का, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेट एंड इंश्योरेंस, ठीक है, यहाँ पे उसने दिया बेटा फ्रेट एंड इंश्योरेंस कितने रुपए का दिया बेटा, 510 रुपए का कंसाइनर ने पे किया। ओके, तो इसके आगे कहता है बेटा हमसे ड्रॉज अपन मुरु से बिल ड्रॉ करा एक, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे बिल ड्रॉ किया तो इसने यहाँ पे बिल एक्सेप्ट किया, बिल एक्सेप्टेड, बिल्स ऑफ एक्सचेंज याद है ना बेटा, तो और इसने यहाँ पे बिल ड्रॉ किया, मैं यहाँ लिख लेता हूँ बिल ड्रॉ किया। ओके, उसने बिल वो एक्सेप्ट किया, वहाँ पे ड्रॉइंग है 4,500 का, ठीक है 4,500। फिर आगे कहता है मुरली सेल फॉर, अभी देखो यहाँ पर बेटा मुरली ने यहाँ पे क्या किया बेटा, जो कंसाइनी था उसने गुड्स बेचा फॉर कैश 10 केसेस एट ₹180 ए केस एंड 1 अक्टूबर। यहाँ पे अगर आपके नोट्स में 2020 लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा तो आप इसको करेक्ट कर लेना 2020। हाँ, ऑन 1 अक्टूबर 25 केसेस उसने फिर बेचा 10 अक्टूबर को ये रेट से, ठीक है। तो अलग अलग गुड्स ध्यान रखना बेटा, उसको गुड्स बेचा गया। अब 25 केसेस उसने 10 अक्टूबर को बेचा और फिर जो बैलेंस गुड्स थे बेटा उसको उसने बेचा, ठीक है 30 अक्टूबर इस प्राइस। अब देखो यहाँ पे गुड्स उसने बेचा तो टोटल कंसाइनर ने गुड्स भेजा, कितने गुड्स थे बेटा, उसने गुड्स भेजा था बेटा 50 गुड्स भेजा था बेटा, ठीक है। अब कंसाइनी ने उसको सेल किया, उसमें से कैश में उसने बेचा, कितने केसेस थे बेटा, 10 थे यहाँ पे। तो यहाँ पे उसने 10 केसेस, उसके बाद फिर उसके बाद 25 केसेस और उसके बाद फिर बैलेंस, तो टोटल 50 थे बेटा। तो 10 और 25 कितना हो गए 35, तो बचे बैलेंस कितने 15। ये इसने सेल किया किस रेट से बेटा, एक बेचा यहाँ पे 10, ये 180 रुपए से, ये बेचा 202.50 से और थर्ड बेचा उसने बेटा 195। अपन टोटल सब बाद में करेंगे, समझाने लिख रहा हूँ। कंसाइनर ने यहाँ गुड्स भेजा, उसकी कॉस्ट इतनी थी बेटा, फिर उसने यहाँ पे 150 थी, देखो उसके ज़्यादा में बेच रहा है यहाँ पे, इसने कुछ खर्चे किए। कंसाइनी के एक्सपेंस नहीं होंगे इसलिए बोला नहीं, अब देखते अगर हो रहे तो अपन बात करेंगे आगे बेटा। फिर कहता है मुझसे कि ही फॉरवर्ड्स एन अकाउंट सेल टू चोपड़ा ऑन 2 November 2015 डिडक्टिंग द कमीशन ड्यू इन चार्जेस इनकट सच चार्जेस अमाउंट टू 405 फॉर अनलोडिंग कार्टेज स्टोरेज एक्सेट्रा एंड रेमिट ड्राफ्ट फॉर द बैलेंस, सिंपल। अब उसने बेटा यहाँ पे अनलोडिंग ये सब के लिए यहाँ पे कंसाइनी ने एक्सपेंसेस किया, कंसाइनी एक्सपेंसेस, तो कंसाइनी ने एक्सपेंसेस किया। कंसाइनी ने एक्चुअल में एक्सपेंसेस के होते नहीं, वो किसके बिहाफ में कर रहा है, किसके बिहाफ में कर रहा है बेटा, कंसाइनर के बिहाफ में है। तो उससे कंसाइनी ने एक्सपेंस पे किया, अनलोडिंग और दूसरी और चीज़ें यहाँ पे दिया, उसके लिए कितने रुपए खर्च किए बेटा, 405 रुपये, 405 रुपये, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द अकाउंट सेल। अब उसने बोला कि अकाउंट सेल बनाओ बेटा। अब देखो क्वेश्चन में हो क्या आ रहा है, अब उसने भी पहले यहाँ पे सेल किया, स्टॉक कुछ भी नहीं है, इसने 50 भेजा था, 50 गुड्स बेचा था, 50 की सेल कर दिया। सेल किया, उसमें से कमीशन ये डिडक्ट करेगा, बिल जो एडवांस बिल्स ऑफ एक्सचेंज का उसने देगा वहाँ पे डिडक्ट करेगा, और जो भी बैलेंस आएगा बेटा इसके बाद जो भी बैलेंस बचेगा वो बैलेंस उसने बोला है कि किसको, इसको रेमिट कर दिया, उसने कंसाइनर को भेज दिया बेटा, ठीक है। कंसाइनर को उसने वो पैसा भेज दिया, बैलेंस जो रहेगा वो किसको भेज देगा, कंसाइनर को बैलेंस भेज देगा बेटा। तो सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने क्या सिखाया हमको, इस क्वेश्चन में उसने बोला कि अकाउंट सेल बना। अकाउंट सेल क्या होता है आपको इस लेक्चर की इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था। व्हाट इज अकाउंट सेल, कि कंसाइनी जो होता है वो डिटेल बेचता है कि कितने गुड्स आए थे, उसमें से कितने बिक गए, उसने कौन सा एक्सपेंस किया, कमीशन कितना होता है ना, ऑल दैट, और उसके बाद वो फिर वो डिटेल कंसाइनर को भेजता है। तो अकाउंट सेल कोई अकाउंट नहीं होता। अकाउंट सेल नाम ऐसा सुनो तो ऐसा लगता है कोई क्या बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंटिंग करेगी उसकी, नहीं बेटा, अकाउंट सेल कोई अकाउंट नहीं होता, वो एक जस्ट स्टेटमेंट है
जो कंसाइनर कंसाइनी को भेजता है उसमें वो डिटेल बताए कि कितने गुड्स आए थे, कितने बिके, कितने में बिके, कितना कमीशन था, कितना एक्सपेंस उसने इनकर्ड किया, और बैलेंस वो बताता है कि मैं आपको कितना भेज रहा हूँ। तो अकाउंट सेल का ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं होता है ना, अकाउंट बनाओ तो उसका फॉर्मेट होता है डेबिट क्रेडिट ऑल दैट। अकाउंट सेल कोई डेबिट क्रेडिट हम कर ही नहीं रहे, एक जैसे एक पेज में नॉर्मल स्टेटमेंट है कि इतना गुड्स आया था, इतना बिका, इतना कमीशन, इतना एक्सपेंस, इतना बैलेंस, और मैं आपको भेज रहा हूँ। तो वो चीज़ रहता है बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर उसने एक चीज़ ये था कि हाँ, तो वो कह रहा है कि अब यहाँ पर उसका अकाउंट सेल बनाओ, तो अकाउंट सेल एक स्टेटमेंट हमको सिर्फ बनाना और बताना, लेकिन उसके साथ कुछ और भी क्या है बेटा, एंड टू शो द ट्रांजेक्शन वुड अपीयर इन द कंसाइनर बुक्स, और कंसाइनर की बुक में उसने ट्रांजेक्शन वुड अपीयर इन द बुक, तो ट्रांजेक्शन वुड अपीयर टू शो द ट्रांजेक्शन, तो हम उसको अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, अकाउंट बनाएंगे, ट्रांजेक्शन वुड अपीयर इन द कंसाइनर्स बुक, तो उसको अपन अकाउंट यहाँ पर बनाएंगे कंसाइनर की बुक्स में, ठीक है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनी अकाउंट, और यहाँ पे इसने बिल ड्रॉ किया तो वो भी बना लेंगे, ठीक है। तो कंसाइनर की बुक्स में अकाउंटिंग पूछा, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट सेल बनाएंगे अपन, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, अभी अकाउंट सेल कोई नाम अकाउंट सेल है, लेकिन बेसिकली कुछ डेबिट क्रेडिट अपन कर नहीं रहे, सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो कंसाइनी कंसाइनर को भेजता है। लिखेंगे आप अकाउंट सेल, ओके ओके, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, टू बी rendered by, to be rendered by, okay, Murli to Chopra for the period। मुरली कौन है बेटा, कंसाइनी है, और चोपड़ा कौन है, कंसाइनर, तो कंसाइनी कंसाइनर को भेजता है फॉर द पीरियड, वो भी बता सकते बेटा अपन यहाँ पे 1 सितंबर से उसने भेजा था, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन चले 30 अक्टूबर, तो 33 महीने, सितंबर अक्टूबर, हाँ सितंबर अक्टूबर 2 महीने का बस, नॉट 3 मंथ, फॉर द पीरियड 1 सितंबर 2020 टू 31 अक्टूबर 2020, ठीक है। ये 2 महीने का दिया है, तो 2 महीने की कंसाइनी डिटेल भेज रहा है कंसाइनर को, ठीक है। अब एक चीज ख्याल रखना बेटा, इसको ना 2 पार्ट में मैं डिवाइड करता हूँ, मैं ए पॉइंट लिखूँ यहाँ पे, क्वांटिटेटिव डिटेल्स, क्वांटिटेटिव डिटेल्स, ठीक है। आप क्वांटिटेटिव डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, आपको बता क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटेटिव वाइज बता रहा है, कितने क्वांटिटी के गुड्स आए थे, कितने बिके, कितने बच गए, ठीक है। ये क्या भेज रहा है भाई, वो वुलन गुड्स, ठीक है, आप ब्रैकेट में लिखते हैं यहाँ पे वुलन गुड्स, ओके। इसको ड्रॉ करेंगे बेटा, ज़्यादा नहीं, आप नहीं भी ड्रॉ करें तो भी चलेगा, ठीक है, नहीं भी ड्रॉ करें तो भी चलेगा, बस आप लिख लेंगे वहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ये तो फिर मैं करूँगा तो आप लोग भी करोगे, एक काम करो, बस इसके नीचे लिख लो, ओके, लिखो, क्या कंसाइनी के, बस पहले सुन लो, ठीक है, क्या कंसाइनी के पास बेटा पहले से कोई गुड्स रखे हुए थे क्या, नहीं, ऐसा कुछ भी बताया नहीं है। तो क्या ओपनिंग बैलेंस कोई गुड्स का था क्या, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, यहां पे हेडिंग दे देना नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ केसेस, ये अमाउंट नहीं लिख रहे बेटा, क्वांटिटी लिख रहे अपन, नंबर ऑफ केसेस, ये अमाउंट नहीं लिख रहे अपन, क्या लिख रहे उसके नीचे, क्वांटिटी, नहीं ओपनिंग कुछ भी क्वेश्चन में नहीं बताया। अब हमने उसको गुड्स भेजे, तो अभी रिसीव्ड किया उसने, ठीक है, कंसाइनी ने रिसीव्ड किया, 50 वुलन गुड्स बोला था उसने, ठीक है। तो टोटल उसके पास गुड्स कितने रखे थे बेटा, टोटल उसके पास ये 50 रखे हुए थे। अब उसमें उसने इसमें से, कभी आप देखोगे अभी आज के सेशन में आपको सिखाने वाला बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बेटा, स्टॉक के बारे में, और गुड्स लॉस हो जाते कभी, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो कोई गुड्स लॉस हुए कि मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते, 50 गुड्स भेजे तो कुछ खराब हो गए क्या, नहीं, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में नहीं बोला। कुछ लॉस्ट हुए क्या बेटा, नहीं, तो ये नील। अच्छा, उसके बाद लेस गुड्स सोल्ड, उसने बेचा कितने, क्वेश्चन में पूरे के पूरे बेच दिया उसने, मतलब 50, तो मतलब 50 आए थे, 50 बेच दिया बेटा, तो बैलेंस इन स्टॉक कितना बचा, स्टॉक का बैलेंस क्वांटिटी वाइज कितना बचा, 0,
जितने आए थे पूरे के पूरे उसने क्या किया बेटा, बेच दिया। तो दिस इज अकाउंट सेल का एक पार्ट हुआ, ये अपने क्वांटिटी वाइज बात की। अब अपन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते बेटा, अमाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते। ठीक है, बी पॉइंट, फाइनेंशियल डिटेल्स। फाइनेंशियल डिटेल्स लिखेंगे आप बेटा उसी के नीचे। ठीक है, इसको बोले आप चाहो तो ड्रॉ कर लेना, 8-10 लाइन का ड्रॉ कर लो। ओके, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, इसको 8-10 लाइन का ड्रॉ कर लेंगे बेटा। ओके, ड्रॉ किए, चलो अब लिखते जाएंगे एक एक चीज करके। सबसे पहले सेल्स के बारे में बात करते हैं। सेल्स के बारे में उसने हमको डेट बता, अकाउंट सेल, सिर्फ डिटेल लिखते जाना बेटा। क्या डिटेल उसने बताया अपने को यहाँ पे सेल्स के बारे में? सेल्स के बारे में उसने बोला कि एक उसने बेचा 1 अक्टूबर को बेटा 10 केसेस 180 रुपीज़ के। फिर उसने बेचा 10 अक्टूबर को, फिर 30 अक्टूबर को। एक एक करके अपन लिखते जाते बेटा। यहाँ पे लिखो 10th ऑफ अक्टूबर को, ये ऐसे भी लिख लो 10th ऑफ, नॉट 10th, पहला वाला तो 1 ही तारीख को बेचा ना उसने। ठीक है, 1st ऑफ अक्टूबर बेटा 2020, कितने का सेल था? 10 क्वांटिटी थी, क्या रेट के से भेजा? 180। पहले लिख लो, फिर अपन मल्टीप्लाई करते रहेंगे। फिर उसने बेचा 10th ऑफ अक्टूबर को, फिर उसने बेचा 25 केसेस, क्या रेट से बेचा उसने? 20202.50। फिर उसने बेचा 30th ऑफ अक्टूबर 2020, बैलेंस जो 15 बचे थे बेटा, ये क्या रेट से बेचा उसने? 195। तो ये 15 कैसे है आपको समझाना। उसने क्या बोला देखो यहाँ क्वेश्चन में बच्चों, उसने कहा कि 10 केसेस 180 रुपीज़ के, फिर 25 केसेस ये रेट पे, और फिर बैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या होता है बेटा? बैलेंस का मतलब 15 यूनिट जो बचे, 50 थे, 10 और 25 के बारे में बोला, बाकी बैलेंस बोला, तो बैलेंस कितने? 15 है ऑब्वियसली। और बैलेंस भी बेच दिया तो कुछ भी स्टॉक में बचा नहीं है। ठीक है, अब इसकी अपन यहाँ पर बेटा टोटल करते, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आ रहा है। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 180 आ जाएगा आपका 1800। 25 मल्टीप्लाई बाय 202.5, 506 2.5 आ रहा है, 5062.5। मैं राउंड ऑफ कर लेता इसको, 5063। एक मिनट, कुछ और 25 202.5 5062, उसको कर लो बेटा 5063 लिख लो। ठीक है, ये कितना आ रहा है? 15 मल्टीप्लाई बाय 195, ये आ रहा है 2925 प्लस 5063 प्लस 1800, 9788, 9788। ओके, ये सेल्स था बेटा उसका 9788। अब इसमें से वो बोलेंगे भाई मेरे को कुछ चीज़ें डिडक्ट करना है। मेरा क्या डिडक्ट करना है? वो बोला मैंने एक्सपेंसेस कुछ इनकर्ड किया, वो मैं आपको माइनस करेंगे ऑब्वियसली। कौन से एक्सपेंसेस थे बेटा? अनलोडिंग थे, अनलोडिंग चार्जेस, वो दिया है क्वेश्चन। कितना अनलोडिंग चार्जेस बेटा उसका? अनलोडिंग चार्जेस जो थे 405 रुपये, तो 405 रुपये अनलोडिंग चार्जेस थे, 405 रुपये। और कोई एक्सपेंसेस? हाँ, उसने बोला 405 रुपये, तो एक मिनट सॉरी, ये 405 रुपये यहाँ पे लिख लो। उसने बोला सर और कुछ डिडक्ट करूँगा, मैंने बोला क्या? वो बोले कमीशन मेरा। हाँ, मैंने भाई कमीशन ले लो अपना, कमीशन भी डिडक्ट कर लो। कितना कमीशन बेटा? सेल्स कितना है? 9788, कितने परसेंट कमीशन बोला? 3%। 9788 का 3% 293.64 आ रहा है, तो अपन राउंड ऑफ कर देंगे 294। राइट, राउंड ऑफ करना आता ना बेटा? जैसे सपोज ऐसा है, कभी 99.5 आया, 0.5 आया, तो इसको 100 लिख देना। ठीक है, अगर ये 99.49 आता तो 0.5 से पीछे, तो इसको 99 लिख देते। ठीक है, 99.51 आया तो भी 100 आएगा, तो 0.5 या उसके ऊपर कुछ भी तो आगे वाली फिगर पे चले जाना। ठीक है बेटा, और अगर 0.5 के नीचे तो पीछे वाली फिगर पे आना। ओके,
अब मेरे को बताओ बैलेंस कितना, उसका वो बिल का भी बारे में बात करना है, लेकिन पहले अभी बताओ कितना बैलेंस आ रहा है। 9788 सेल्स था, उसमें से मतलब 405 उसने एक्सपेंस पे करा, वो काटा, कमीशन के काटा, और तो उसके बाद बता रहा है 9089। अब बेटा ये तो था ड्यू, अब इतना बैलेंस बचा है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और हुआ। ड्रॉर ने बिल ड्रॉ किया था ड्रॉई पे, ड्रॉई ने एक्सेप्ट करा। आप ड्रॉई हो, कंसाइनी, मैं कंसाइनर हूँ, आपने एक्सेप्ट किया बेटा, तो क्या होगा, अब आपने एक्सेप्ट कर लिया इस बिल को, तो होने वाला क्या है बेटा कि भाई मैच्योरिटी डेट पे मैं उसका क्या करता हूँ, आई डोंट नो, मैं डिस्काउंट करता हूँ, ऐसा क्वेश्चन बोला नहीं, मैं कुछ भी करूँ उसका, लेकिन मैच्योरिटी डेट पे जो भी आपके पास आएगा, फिर मैं आऊँ डिस्काउंट कराऊँ, मैं ये एंडोर्स करूँ, बिल्स फॉर कलेक्शन जो भी करूँ, जो भी मैच्योरिटी डेट पे आएगा आप उसको पैसे दोगे। तो भाई आप पैसे दोगे, इट्स लाइक एडवांस, मैंने आपसे पैसा ले लिया इन द फॉर्म ऑफ बिल, मैं उसका कुछ भी करूँ, तो भाई उतना पैसा तो आपको किसी और को देना है, तो वो आप में सभी डिडक्ट करोगे ना पैसा, ठीक है। तब यहाँ पे आप लिखो लेस एडवांस बिल्स ऑफ एक्सचेंज गिवन, ये था 4500 रुपये, 4500 रुपये का बेटा। अब उसके बाद कितना आ रहा है देखो यहाँ पे, नेट ड्यू नाउ वो बच रहा है बेटा 4549, तो कितना बच रहा है 4589। अब इतना पैसा वो भेज देगा। अब यहाँ पे जैसे अपन को सब उसने डिमांड ड्राफ्ट भेजा, बैंक कैश बैंक जो भी भेजे, तो उसका डी बनाया, डिमांड ड्राफ्ट नंबर लिखेगा वो, ठीक है, कौन सी डेट को भेजा वो लिख देगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे फिर अमाउंट इतनी पे करा 4589, तो उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जो भी बैलेंस बचेगा वो कुछ भी नहीं बचेगा, उसने पूरा पे कर नील, नील बैलेंस इफ एनी, बैलेंस इफ एनी, ठीक, जीरो हो जाएगा पे करे बाद, ठीक है। अब उसके बाद बेटा यहाँ पे वो वैसे स्पेस नहीं था, आपने इसको स्लाइड में, ओके, मेरे को फिर नेक्स्ट स्लाइड से वो भी करना है ना, ठीक है, एक काम करो, ठीक है, लिख लो आप कंटिन्यूशन में, इसके नीचे लिखना बेटा, इसके नीचे आपने लिखना, फिर वो डेट डाल देंगे, उसने ये भी बताया अकाउंट सेल कौन सी डेट को लिखा, आप इसके नीचे ही लिखना बेटा, कौन सी डेट, यहाँ पे 2 नवंबर मेरे को ख्याल है, हाँ देखो 2 नवंबर 20, इसको भी करेक्ट कर लेना बेटा, दिस इज नॉट 2015, दिस इज 2020, ओके। तो 2 नवंबर 2020, यहाँ पे लिखना आपने 2 नवंबर 2020, और प्लेस कौन सी बेटा, मेड्रास, मुरली ने भेजा ना, ओके, और यहाँ पे साइन कर देना, साइंड बाय मुरली। अब एक चीज़ ख्याल रखना बेटा, यहाँ पे आपका अकाउंट, उसी के नीचे आपने यहाँ पे लिख लेना, जो दिख रहा है फाइनेंशियल डिटेल्स, आपने बैलेंस शीट नहीं लिखी, उसके नीचे लिख लेना है। अब कैसा होता है बेटा कि इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता, आप बोलेंगे सर फॉर्मेट होता है कि फॉर्मेट जनरल स्टेटमेंट है, हमने पहले क्वांटिटी वाइज बात करें बेटा, यहाँ पे क्वांटिटी वाइज बात करें यहाँ पे, ठीक है, अकाउंट सेल में, उसके बाद फिर फाइनेंशियल डिटेल्स लिखेंगे, कितनी वैल्यू वाइज लिखे उसको, ओके, और उसके बाद फिर ये डन। अब उसने हमको पूछा इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर बेटा, ठीक है, तो कंसाइनर की बुक में लिखो इन दी बुक्स ऑफ, इन दी बुक्स ऑफ, कंसाइनर का नाम क्या है, चोपड़ा, कंसाइनर, ओके, बनाओ कंसाइनमेंट अकाउंट, इसको आप ड्रॉ कर लो बेटा 6-7 लाइन का, ठीक है, इसको ड्रॉ कर लो आप 6-7 लाइन का। आज मुझे आप लोग से बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाएगा ना, कुछ भी नहीं, सिंपल क्वेश्चन है इसमें, अकाउंट से आपने एक नई चीज़ सीख रहे हो, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कोई डिस्कस होना है ना, मैं बात करता हूँ, पहले क्वेश्चन अपन यहाँ पे कंसाइनर की बुक में कर ले, तो इसका कंसाइनमेंट अकाउंट, फिर कंसाइन इज मुरली, मुरली अकाउंट, इसको ड्रॉ करना 5-6 लाइन का बेटा, 5-6 लाइन का ड्रॉ कर लो। उसके बाद गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बना लेना, वो दो छोटा सा बनता है, 3-4 लाइन का बना लेना।
ठीक है, लिख ले रहा हूँ ये, लेकिन बेटा अपन ने फटाफट ही करना है, पर्टिकुलर से अमाउंट ये सब एग्जामिनेशन में तो लिखना है आपको ऑब्वियस, लेकिन जब आप यहाँ पे सॉल्व करें तो ये सब चीज़ों से ज़्यादा अपना फोकस होना चाहिए, किस पे ध्यान होना चाहिए, कंसेप्ट पे। ठीक है, तो ये सेकेंड अकाउंट गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में बना दो, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, अब उसके बाद और एक अकाउंट बना लो बेटा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, इसको 3-4 लाइन का। ओके ओके, ड्रॉ कर लेंगे आप ही। ड्रॉ कर लो इसको बेटा। ओके, शुरू करें, सिंपल है, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, इससे इजी कुछ नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे उसने गुड्स भेजा, कितनी क्वांटिटी भेजा बेटा, 50 क्वांटिटी उसने भेजा। ठीक है, 150 रुपये का एक था। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर, अच्छा एक और चीज़, अभी ना इस पर मैं ज़्यादा बोलता नहीं, एक इनवॉइस प्राइस मेथड आएंगे, वर्ड से कंफ्यूज मत होना। वुलन गुड्स इनवॉइस्ड प्रो फार्मा, मतलब उतने में इनवॉइस, उसने जो गुड्स भेजा इनवॉइस प्रो फार्मा, उसमें उतने में गुड्स थे वो, तो डोंट कंसीडर एट कि इसको अभी इनवॉइस प्राइस मेथड पे आए नहीं, तो इनवॉइस प्रो फार्मा से वो मत होना। अगर वो इनवॉइस प्राइस छोटा सा बोलता, इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है कि आप कॉस्ट से बढ़ा के बेचते, फिर आगे पढ़ेंगे चैप्टर, कॉस्ट से बढ़ा के बेचते। कॉस्ट सपोज 100 रुपये की है, तो 110 120 में बेचता है, वो क्यों बेचता है, क्या करता है, अपन बाद में बात करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है बेटा कॉस्ट में और फिर इनवॉइस प्राइस, मतलब कितने में बढ़ा के भेजा उसने, लेकिन ऐसा कुछ क्वेश्चन में नहीं है बढ़ा के भेजा। तो इनवॉइस प्राइस वर्ड से कंफ्यूज मत हो जाना कि इनवॉइस प्राइस मैथड है कि नहीं, वो मैथड नहीं है, इसने कॉस्ट पर ही भेजा। इनवॉइस प्रोफॉर्मा मतलब प्रोफॉर्मे पे इनवॉइस जो रहता है उसने ये लिखा उस पर 150 रुपये का पर केस था, इतने में उसको ये पड़ा है। ठीक है, इनवॉइस प्राइस मेथड से इनवॉइस प्रोफार्मा को कंफ्यूज मत होना इनवॉइस प्राइस मेथड से, वो जब आएंगे जब पढ़ाऊंगा कि उसको कैसे पहचानते हैं। ठीक है, एनीवेज अभी यहाँ पे ध्यान दो, तो कितने 50 केसेस थे बेटा, 150 रुपये का एक था। ठीक है, तो हम क्या एंट्री पास करते एक एक करके अच्छे से, क्या अभी देखो यहाँ पे लेजर में पोस्टिंग करना डायरेक्ट सीधे। ठीक है, क्या एंट्री पास करते, कंसाइनमेंट है, तो क्या एंट्री पास करेंगे, गुड्स भेजा, कंसाइनर की बुक्स में करे तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। आपने क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से कर लेना चाहिए था इसके पहले। ठीक है, तो अब फटाफट अब यहाँ पे आना चाहिए, तो गुड्स भेजा तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करोगे बेटा आप यहाँ पे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, अकाउंट गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो वो 50 केसेस थे बेटा, और एक कितने रुपए का, 100 कितने रुपए का था, 125 150 150 रुपये। ठीक है, ₹150, तो करो इसको 50 मल्टीप्लाई बाय 150, या तो 7500। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो चले जाइए बेटा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में, वहां पे क्रेडिट करे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट हाउ मच, 7500। ओके, अब उसके बाद वो क्वेश्चन में कहता है बेटा हमसे, क्या कह रहा है कि फॉरवर्ड एन अकाउंट सेल टू चोपड़ा ऑन सेकेंड ऑफ, अच्छा इन दी, एक सेकेंड मैंने यहाँ लिखा हो क्या इसको, इन दी बुक्स ऑफ चोपड़ा कंसाइनर, हाँ लिखा हो। ठीक है, अब वो कहता है कि ए कमीशन ऑफ 3% पेबल टू मुरली अपॉन सेल, तो सेल्स के बाद कमीशन अपन लिख लेंगे बेटा, एंड ऑल चार्जेस आर बॉर्न बाय चोपड़ा, चोपड़ा पेज फ्रेट एंड इंश्योरेंस एट कानपुर अमाउंट टू ₹510। अब ये 510 रुपये किसने पे किया बेटा, ये 510 रुपये किसने पे किया बताओ मेरे को, कंसाइनर ने। तो कंसाइनर की बुक्स में अकाउंटिंग करें, हर एक्सपेंस को अपन कौन सा अकाउंट में लेते हैं, कंसाइनमेंट, हर इनकम को कौन सा अकाउंट में लेके थे, कंसाइनमेंट, तो ये एक्सपेंस है, पर कंसाइनर ने खुद ने पे किया तो उसके पास से कैश गई, उसी की बुक्स में अकाउंटिंग करे तो एंट्री विल बी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में जाओ, वहां पे डेबिट करो टू कैश अकाउंट,
ठीक है। ये क्या पे किया उसने, फ्रेट, आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, फ्रेट और कुछ इंश्योरेंस था 510 रुपये। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ओके, कैश अकाउंट बनाए नहीं तो उसको क्रेडिट होगा। सोचना हमेशा टोटलिटी में, तो दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा बेटा। फिर इसने 4500 का बिल ड्रॉ किया, तो क्या एंट्री पास होंगी बेटा 4500 की। आप चैट बॉक्स में लिख भी सकते हो जो लाइव चैट चल रहा है उसमें बेटा कि 4500, तो क्या एंट्री पास होंगी, बिल से रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। इसने ड्रॉ किया टू ड्रॉई, ड्रॉई कौन है यहाँ पे, मुरली। तो बिल से रिसीवेबल अकाउंट बनाए बेटा, उसको डेबिट करो। ओके, अब एक सेकेंड, ठीक है, अगर कभी डेट दी तो डेट लिख लेना, अगर डेट नहीं दी तो अपन कुछ कर नहीं सकते, मगर यहाँ पे मेरे को जो आ रहा है ख्याल, अगर डेट दी है क्वेश्चन में तो लिख लेंगे, नहीं दी तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। अभी इसने कब बिल लिखा नहीं है इसने, ठीक है, ये तो 1 सितंबर को उसने भेजा है यहाँ पे, ठीक है। एक काम करो बेटा, आप अगर डेट दी तो लिख सकते हैं, अपन यही मानते हैं कि 1 सितंबर को बिल ड्रॉ किया, तो पहले तो एक गुड सेंट आप लिख लो, डेट दी तो लिख लेना 1 सितंबर 2020 को, वो एक्सपेंस भी 1 सितंबर 2020 को है, ठीक है बेटा। अब बिल से रिसीवेबल भी अपन मान लेते हैं कि 1 सितंबर 2020 उसी तारीख को बिल ड्रॉ करा गया, ठीक है। तो बिल से रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मुरली अकाउंट, मुरली अकाउंट 4500, बिल से रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ओके, टू मुरली, तो मुरली को जाके क्रेडिट करेंगे बेटा अपन, तो जाओ मुरली अकाउंट पर वहां पे क्रेडिट करो, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 4500, ओके 4500, ओके ओके। अब उसके बाद देखेंगे बेटा आप क्या हुआ यहाँ पे, हमने गुड्स इसकी एंट्री, ओके। अब वो कहते हैं कि सेल्स की एंट्री पास, सेल्स अलग अलग डेट को हुई बेटा, तो वहाँ पे सेल्स की क्या एंट्री पास होती है, नो कि हमारा सेल्स हमारे इनके मतलब कंसाइनमेंट को क्रिएट करे, लेकिन बेचा किसने, मुरली ने। तो ये ना, ये वर्ड से कंफ्यूज मत होना, कैश वो मुरली ने बेचा, अपन कंसाइनर के बुक्स में कर रहे बेटा। तो मुरली के पास पैसा है, हमारे पास नहीं, हमको मुरली से लेना है, राइट टू रिसीव, तो एंट्री वाली मुरली अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट। तो जाइए मुरली अकाउंट में बेटा, उसको डेबिट कर ली, मुरली अकाउंट को डेबिट करो, ठीक है। अब इसकी अलग अलग डेट है बेटा, तो मैं मुरली अकाउंट को यहाँ पे पहले यहाँ पे लिखो टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लो सेल्स। यू डोंट वरी, मैं यहाँ पर आऊँगा वापस, यू डोंट हैव टू वरी, यहाँ पे मैं क्या कितना अमाउंट करना है मेरे को डेबिट, मैं आऊँगा। अभी आप पहले जाइए कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करिए बेटा, यहाँ पे याद रखना अलग अलग डेट है बेटा, बाय मुरली अकाउंट, ये किस चीज़ का बेटा, सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे डेट थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे एक हुई आपका 1 अक्टूबर 2020, ठीक है। वो लिखा हुआ भी अकाउंट 10 क्वांटिटी थी, 180 रुपये में हमने बेचे थे, तो ये आया था 1800। उसके बाद आया था बेटा 10 अक्टूबर 20 को हमने बेचे थे, कितना बेचे थे, ठीक है, 10 अक्टूबर को हमने बेचे थे फिर 25, 202.5, अपन ने क्या लिखे थे यहाँ पे अमाउंट इसका 5063, और फिर बैलेंस आपने बेचे थे बेटा 30 अक्टूबर 20 को 15, और ये आपने बेचे थे 195 में, कंसाइनी ने बेचा, ठीक है। इसका जो अमाउंट आया था 2925, तो टोटल सेल्स यहाँ पे पता चल जाएगा कितना हो बच्चों, 1800 प्लस 5063 प्लस 2925, ठीक है, 9788, ओके, देखिए। अब आपने कंसाइनमेंट को क्रेडिट करे, तो मुरली को यहाँ पे डेबिट करो 9788, ऐसे लिखिए, ओके। अब सेल्स भी हो गया, तो हमेशा मैंने कहा कि बेटा सेल्स के बाद किस पे ध्यान देना, सेल्स के बाद कमीशन पे सीधा ध्यान देना, तो कमीशन 3% बोला, तो कमीशन की क्या एंट्री पास होगी, चलो बताओ बेटा कमीशन की एंट्री क्या पास होगी, आप खुद बताओ कि कमीशन इनका कमीशन एक्सपेंस है किसके लिए, कंसाइनर के लिए, तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेगा बेटा, तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेगा, किस हमने पे नहीं करी, वी आर लाइबल टू पे, सेटल तो आखिरी में करते लेन देन की, तो वी आर लाइबल टू पे, तो एंट्री विल बी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू मुरली अकाउंट, वी आर लाइबल टू पे टू मुरली, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। तो कंसाइनमेंट अकाउंट इसलिए डेबिट कर रहे क्योंकि कंसाइनर के लिए क्या है बेटा, वो एक्सपेंस है, तो मुरली अकाउंट मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ
कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, 9788 का 3%, 294 राउंड ऑफ कर दिया इसको 294। ओके, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू मुरली अकाउंट, मुरली को जाके क्रेडिट करो बेटा। अब डेट नहीं कुछ दी नहीं, तो हम सिर्फ ऐसे ही लिख लेंगे यहाँ पे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लेना बेटा कमीशन। ओके 294, ओके 294। अब उसके बाद आएंगे बेटा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे, हमने कमीशन भी लिख ली, कुछ बचा है क्या, आई थिंक सारी चीज़ें हो गई। उसमें कोई एक्सपेंस पे करा ना 405 रुपये का। अब 405 रुपये है तो कंसाइनमेंट बिजनेस का एक्सपेंस बेटा, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ पे लिखो टू मुरली अकाउंट। अब आप बोलेंगे सर आपने मुरली क्यों लिखे, उसने ये जैसे अनलोडिंग के कुछ चार्जेस थे उसने पे किया, मुरली ने पे किया। अगर हम पे करते तो कैश आता था, देखो यहाँ पे टू कैश लिखा था क्योंकि हमने कंसाइनर ने पे किया या कंसाइनी ने पे किया, वी आर लाइबल टू पे, खर्चे तो हमारे ही बेटा, ठीक है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी मुरली अकाउंट, मुरली को क्रेडिट करो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। अनलोडिंग कुछ चार्जेस तो उसके इसने पे किया 405 रुपये, डन। उसने बोला बैलेंस उसको भेज दिया, ठीक है। अब बैलेंस आप यस ठीक है, कार्टेज एंड रेमिट द ड्राफ्ट, रेमिट से ड्राफ्ट डीडी बना के बेचो तो बैंक रेमिट द ड्राफ्ट फॉर द बैलेंस, उसने आप बोला है तो यहाँ पे कुछ अजम्पशन नहीं लेना, जैसे पिछले क्वेश्चन में अपने अजम्पशन ली थी कि बैलेंस भेज दिया, यहाँ स्पेसिफिकली बोला है तो भेज नहीं है, ठीक है। वो बैलेंस भी अपन भेज देंगे वहाँ पे, डोंट वरी। पहले यहाँ पे एक एक अकाउंट क्लोज करो, कंसाइनमेंट 9788 9788 9788 माइनस 7500 माइनस 510 माइनस 294 माइनस 405, तो ये होता है 1079, तो ये जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखो हमारा यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट का बनाने का पर्पस फुलफिल होता है बेटा, यहाँ पे हमको पता चलता है कि हाँ हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट में इतना बैलेंस है, मतलब दिस इज प्रॉफिट फ्रॉम कंसाइनमेंट। तो ये भला ही वो बात है कि हम पीएनएल में ट्रांसफर करते रहे, लेकिन वहाँ पर तो ऐसा दिखेगा ना कि कंसाइनमेंट बिजनेस से इतना प्रॉफिट है, तो वही हमारा पर्पस था अकाउंटिंग करने का कंसाइनमेंट की। तो यहाँ पे लिखो बीइंग नॉट इतना, बस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट ऐसे लिख लो भले, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके चलिए डन। अब उसके बाद और नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट अकाउंट पे, ठीक है। यहाँ पे कि 9788 ये बैलेंस कितना आ रहा है उतना ही आना चाहिए। देखो अकाउंट से जाके क्रॉस चेक करना, देखो वहाँ पर भी इतना ही बैलेंस आया था कि नहीं आखिरी में 38, एक सेकेंड एक चीज़ अपन कुछ 4500 9788 माइनस 4500 294 और ये 405, तो देखो 4589। अब अकाउंट सेल में जाके देखोगे ना, देखो सेटलमेंट का उतना ही था आखिरी में 4589 ये पे किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला उसको दे दो, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, फाइनल अकाउंट या फाइनल ड्यूज रिसीव्ड, ओके। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट भी बनाया हमने 7500, इट विल ट्रांसफर टू ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू ट्रेडिंग नॉट सॉरी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट नहीं, ट्रेडिंग और परचेज अकाउंट, ठीक है। तो आप ऐसे ही लिख लेना ट्रेडिंग ऑब्लिक परचेज अकाउंट, ठीक है। ये हो गया बेटा। अब उसके बाद जाओ बिल्स रिसीवेबल के बारे में इस बार कुछ बोला नहीं क्वेश्चन में, क्या किया मतलब उसको डिस्काउंट करना ऑल दैट कुछ बोला नहीं है, तो बस वैसे ही छोड़ दो बेटा। 31 अक्टूबर, ठीक है 2020 बाय बैलेंस कैरिड डाउन
4,500 4,500 ओके। चल अब उसकी वजह से भी ना 3 महीने में यहाँ पे 31 अक्टूबर, वैसे भी बिल कब ड्रॉ का था 1 सितंबर को, 3 महीने का बिल है, तो 3 महीने का बिल है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जा रहा है। एक कब उसने ड्रॉ किया, सॉरी इसने ड्रॉ कब किया उसने 1 सितंबर को, तो 1 अक्टूबर 1 नवंबर 1 दिसंबर 3 महीने का, 4 दिसंबर मैच्योरिटी डेट है, तो अभी आने की बेटा, और उसने डिस्काउंट भी नहीं करता इसलिए बैलेंस कैरी डाउन हमने उसको लिख दिया। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए, क्वेश्चन नंबर 3 पे, उससे एक बड़ी इंपॉर्टेंट, उसके पहले मुझे आपसे बात करना है, 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है मेरे को आपसे अभी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब क्वेश्चन नंबर 3 से ना स्पीड हमारी बढ़ेंगी। स्पीड कैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 से जो कॉस्ट प्राइस मेथड अभी चल रहा है उसमें डिस्कशन, अब क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन पे आएंगे, लेकिन सारे कंसेप्ट पहले मैं बात करूँ और अब वो आगे आएंगे। 3 चीज़ें मुझे आपसे अभी बात करना है, एक स्टॉक के बारे में, एक नॉर्मल लॉस और एक एबनॉर्मल लॉस। ये तीनों चीज़ क्या है, इसके कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, इसका कैसे अकाउंटिंग होती है उसके बारे में बात करेंगे, और हो सकता है कि उसी में मेरे को अभी बहुत वक्त लग जाए, है ना, वही चीज़ें मैं डिस्कस कर जाऊँ अभी, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, क्योंकि आगे जो नेक्स्ट सेशन आएगा बेटा उसके पहले क्वेश्चन नंबर 3 से पहले हमको रेडी हो जाना है कंसेप्ट समझ के, और क्वेश्चन नंबर 3 से फिर हम सॉल्व फटाफट फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर आ जाओ बेटा, आप यहाँ पे मतलब अभी पहले तो क्वेश्चन नंबर 3 के पहले मेरी बातों को बहुत ध्यान से आपको सुनते जाना है। अब आपको कुछ याद है बेटा, मैंने जब शायद ही पहले सेशन में आप लोग से जर्नल एंट्री के बारे में बात किया था, तो मैंने कहा था 3 एंट्री के बारे में बात करूँ, इनफैक्ट 9th वाली भी कवर हो चुकी है हमारी, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर जो अपन P&L से अपन सॉरी कंसाइनमेंट से जो अपन P&L में ट्रांसफर करते उसके बारे में बात होगी। ये 2 चीज़ों के बारे में बात करना, उसमें से एक चीज़ के बारे में अभी मैं बात कर रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक विद कंसाइनर। अब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है, वो व्हाट इज बैड डेट, व्हाट इज डेल क्रेडिटर कमीशन, अपन जब क्वेश्चन में आएंगे जब मैं बात करूंगा, अभी अपन स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। अब होता है क्या बेटा कि कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है, कंसाइनी के पास वो गुड्स पहुंचता है, और कंसाइनी उसमें से कुछ गुड्स बेच देता है। कभी कभी कोई लॉस भी हो जाता है, अभी अपन लॉस के बारे में भी अभी थोड़ी देर में बात करने वाले, तो कुछ डैमेज हो जाते हैं, तो फिर बचे हुए गुड्स तो स्टॉक पे रहता है। अब आप खुद सोचिए, मैं कंसाइनर बेटा, मैं कंसाइनर, आप कंसाइनी, मैंने आपको गुड्स भेजा, जो गुड्स आपको भेजा उसका ओनर कौन है बेटा, मैं ही हूं, मैं ही ओनर हूं। तो जब ईयर एंड में मैं बुक्स ऑफ अकाउंट अपनी क्लोज करता हूं, जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता हूं, तो मैं रियलाइज करता हूं कि मेरा कुछ गुड्स कंसाइनी के पास रखा हुआ है, उसने अगर पूरा नहीं बेचा तो मेरा कुछ गुड्स कंसाइनी के पास रखा हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक को मेरे बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, अब ये 7th नंबर की एंट्री के बारे में अपन बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, अब एंट्री अगर यहाँ पर देखें तो पहली चीज, बेसिक चीज ऑब्वियसली कि कंसाइनी की बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं होगी। यहाँ पे इसने गुड्स भेजा, इसको रिसीव्ड हुए, इसने सेल किया, बचा हुआ किस में रखा हुआ है बेटा, इन्वेंट्री में रखा हुआ है, ये स्टॉक रखा हुआ है, ये स्टॉक रखा हुआ है कंसाइनी इस गुड्स का। लेकिन मालिक कौन है बेटा, कंसाइनर ओनर है ना इसका ओनर कौन है, कंसाइनर ओनर है बेटा। तो कंसाइनर को उसके रिकॉर्ड करना, कंसाइनी की बुक में नहीं होगा क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ओनर ही नहीं अपनी बुक्स में, कैसे उसको स्टॉक को बताएगा। तो हमारा स्टॉक जो कंसाइनर का स्टॉक बेटा, कंसाइनर का स्टॉक जो कंसाइनी के पास रखा हुआ, इस स्टॉक का मालिक कौन है, मालिक कंसाइनर है। तो कंसाइनर को इसको अपनी ईयर एंड में उसको अकाउंटिंग करना पड़ेगा। अब बड़े अच्छे से समझना, मैं आपको एक बड़े अच्छे से कंसेप्ट छोटे छोटे बताऊंगा, मजा आएगा आपको, बस बातों को सुनना। अब एंट्री अगर वहां पे देखो बेटा, तो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट लिखी। अब बच्चे तो रट्टा मार लेंगे, कंसाइनमेंट स्टॉक टू कंसाइनमेंट रट। अब मैं आपको समझाता हूँ एंट्री ऐसी बनेगी। ठीक है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनते जाना बेटा, मैं आपको बताऊंगा कि वैसी एंट्री बनी क्यों। ठीक है, अच्छे समझिए। मैं एक कंसाइनमेंट अकाउंट अभी तक अवन सीख रहा, वैसे वो बात अलग है कि अभी हमने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें स्टॉक हो ही नहीं रहता, क्योंकि जो भी गुड्स कंसाइनर भेज रहा था कंसाइनर उसको सेल कर दे रहा था, कुछ भी स्टॉक में बच नहीं रहा था। ठीक है, अभी आगे बचेगा, लेकिन तो कंसाइनर एक अकाउंट बनाता है, उस अकाउंट को कहता है कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट। और बेसिकली जो कंसाइनमेंट अकाउंट है, जो कॉमर्स के बच्चे उनको पता होगा, ये ट्रेडिंग P&L अकाउंट है। मैं कॉमर्स के बच्चे मैं इसलिए कहता हूँ जो 11th-12th से कॉमर्स पढ़े, वो मेरा कहने का मतलब होता है, तो उनको ट्रेडिंग अकाउंट पता है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट है ना, ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ही है। किसकी तरह है, ट्रेडिंग P&L की तरह ही है। अब आप ट्रेडिंग को भी इमेजिन करना, आप वहाँ ओपनिंग अगर आपने बनाया तो, नहीं बनाया तो घबराओ मत, वहाँ पे आप एक ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, डेबिट में परचेजेस लिखते थे, डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते थे, फिर सेल्स लिखते थे क्रेडिट साइड में, और क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे।
कभी आपने कॉमर्स में, अगर आप 11-12 कॉमर्स में, कभी आपने लाइफ में सोचे बेटा कि क्यों आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे? कभी सोचे आपने लाइफ में कि हम जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, आप दो इफेक्ट देते थे, मेरे को पता है क्या इफेक्ट देते थे। क्लोजिंग स्टॉक आप लिखते थे बैलेंस शीट में और एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते, लेकिन कभी आपने ये सोचे कि क्यों ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे? और एक कंसाइनमेंट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट की तरह है, अगर मैंने अलग इसलिए बनाया क्योंकि मैं कंसाइनमेंट बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस जानना चाहता हूँ। तो पहले मैं ये अकाउंट समझाता हूँ, फिर आपको ये भी समझ में आ जाएंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में क्यों लिखते थे आप, वो भी अभी समझ में आ जाएंगे। वो बात अलग है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर भी आने का है, मैं आपको इतने डिटेल में बताऊंगा, बहुत मजा आएगा आपको। फाइनल अकाउंट भी आने का है, ठीक है। एनीवेज, अब मेरी बात सुनो, मैं आपको आसान करने के लिए क्या कह रहा हूं बेटा, मैं आपको आसान करने के लिए ये कंसाइनमेंट अकाउंट क्वांटिटी वाइज बोल रहा हूं। कैसे बोल रहा हूं बेटा? क्वांटिटी वाइज, समझाने के लिए, कंसेप्ट को समझाने के लिए क्वांटिटी वाइज बात कर रहा हूं। देखो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, एक अपने कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट करते, कुछ एक्सपेंस पे करते अपन, जो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। मैं ये कहता हूँ, समझाने लिख रहा हूँ बेटा, क्वांटिटी वाइज बात करो समझाने के लिए। अगर ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट और ये जो मैंने एक्सपेंसेस जो यहाँ पे हुए मेरे कंसाइनमेंट अकाउंट में, ये सपोज मैंने 100 क्वांटिटी पे किया। कितने क्वांटिटी पे? क्वांटिटी वाइज बात करो, आपको समझाने के लिए कि पॉइंट कंसेप्ट समझे, इसलिए मैं क्वांटिटी वाइज बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 100 क्वांटिटी हमारे पास गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो हमारे पास कंसाइनर ने अभी जो हमने भेजे, तो कंसाइनमेंट में ये 100 क्वांटिटी गुड्स भेजा, जो भी खर्चे हुए हमारे 100 क्वांटिटी पे वो हुए, ठीक है। जो भी फ्रेट का, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, जो भी 100 क्वांटिटी पे। अब क्या हुआ, इसमें से कुछ सेल हो गए, इसमें से कुछ क्या हो गया बेटा? सेल हो गए। तो यहाँ पे जब अपन कंसाइनी अकाउंट करते, मैं समझाने के लिए यहाँ पे सेल से लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे सपोज मैंने क्वांटिटी वाइज बात करता हूँ, मैंने यहाँ पे 80 क्वांटिटी को बेचा। अब मेरे को तो 100 में से 80 बिक गए, 100 हमने कंसाइनमेंट बिजनेस में डाले, क्वांटिटी है, 100 में से 80 बिक गए। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, अगर मैंने डेबिट में क्या लिखा हो बच्चों, ये डेबिट में मैं क्या लिखता हूँ? डेबिट में मैं लिखता हूँ बेटा एक्सपेंसेस। डेबिट में क्या लिखते हैं? एक्सपेंसेस। और क्रेडिट में मैं आपको जब से कह रहा हूँ कि क्या लिखते हैं यहाँ पे? इनकम। अब लॉजिक सोचना आपने और अकाउंटिंग के ग्रिप को पकड़ना, समझना कंसेप्ट। मैं कहता हूं कि मैंने खर्चे 100 क्वांटिटी के लिखा हूं डेबिट में, हाँ सर 100 क्वांटिटी के खर्चे आपने डेबिट में लिखे। इनकम कितनी क्वांटिटी के लिखा? 80 क्वांटिटी का। तो आपको लॉजिकली साउंड लगता है कि खर्चे 100 के बताए, इनकम 80 की बताए, क्योंकि बिका ही 80 तो 80 की बताएंगे ऑब्वियसली। लेकिन अगर अभी मैं इसको बैलेंस निकाल दूं तो वो तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक तरफ खर्चे बता रहे हो 100 के और दूसरी तरफ इनकम बता रहे हो 80 की, और बैलेंस निकाल के प्रॉफिट और लॉस अगर कैलकुलेट करना चाहोगे, वो तो गलत कंसेप्ट हो गया। तो इसको कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल कहते हैं कि आपने जितने के एक्सपेंस बताए हो उतना, या जितने की आपने इनकम बताया उतने की एक्सपेंस बताना चाहिए बेटा। तो मैं इनकम बता रहा हूं यहाँ पे, इसको कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। इनकम बता रहा हूं बेटा मैं 80 की, लेकिन एक्सपेंस बता रहा हूं मैं 100 क्वांटिटी पे। तो 80 क्वांटिटी बिकी तो उसकी इनकम मैंने लिखा वहां पे, मगर एक्सपेंसेस 100 क्वांटिटी के लिख रहा हूं, तो प्रॉफिट और लॉस तो गलत आएगा ना। खर्चा 100 क्वांटिटी का, इनकम 80 क्वांटिटी, बात सही। तो मेरे को मैच करना है, मैचिंग प्रिंसिपल कहते हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं बेटा, मैं यहां पे लिखता हूं स्टॉक को, मैं यहां पे क्या लिखता हूं? यहां पे मैं लिखता हूं स्टॉक बाय स्टॉक। अब वो कंसाइनमेंट बिजनेस का स्टॉक है, तो मैं कंसाइनमेंट स्टॉक नाम दे रहा हूं उसको। क्या नाम दे रहा हूं बेटा? कंसाइनमेंट स्टॉक, क्योंकि मेरे को पता रहे कि किसका स्टॉक है, कंसाइनमेंट। अब 100 में से बेटा अगर 20 बिक गए थे, अब मैं यहां पर 20 लिख दूं, अगर क्वांटिटी वाइज बात कर रहे हैं। अब मैच हुआ कि नहीं? 100 क्वांटिटी के एक्सपेंस बताए थे आपने, इनकम 80 की बताए, लेकिन वहां पे 20 को लिख के उसको मैच कर दिया। अब मेरा यहाँ पे प्रॉफिट अगर आता है बेटा, यहाँ पे प्रॉफिट आता है, अपने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाए ना बच्चों, यहाँ पे जो भी मेरा प्रॉफिट आता है वो लॉजिकली साउंड है, मतलब लॉजिकली सही लगता है। क्यों? क्योंकि ये अब यहाँ पर आपने ये इनकम जो 80 क्वांटिटी की होंगी, आप बोलेंगे सर ये तो मैच हो गया, ये क्वांटिटी है, अमाउंट नहीं बेटा। तो ये अमाउंट जो रहेंगे ऑब्वियसली जब आप सेल करोगे तो ये कॉस्ट जो रहेंगी उससे बढ़ा के भेजेंगे। 500 रुपये, जैसे आपने देखे 150 में भेजा था कंसाइनर ने, उसने ज्यादा कीमत में उसको बेचा, तो ज्यादा कीमत में बेचेंगे, तो ये ऑब्वियसली सेल वैल्यू हमेशा कॉस्ट से ज्यादा रहेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट आएगा। मगर मैंने आपको कंसेप्ट समझाने के लिए क्वांटिटी में लिखा बेटा कि 100 क्वांटिटी थी, मैं 80 लिखूँ और उसके बाद ही सिर्फ बैलेंस निकालो, तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि आप खर्चे 100 के बता रहे हो, इनकम 80 की, तो मैच करो।
तो अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैंने यहाँ पे जो कॉस्ट थी उतनी कॉस्ट को मैंने यहाँ पे ये क्वांटिटी यहाँ पे लिख लिया, सॉरी 100 क्वांटिटी 80 बिकी, बची हुई 20 यहाँ पे लिख लिया, तो मैच हो गया। अब वो लॉजिकली साउंड लगता है कि आपने मैच, इसको मैचिंग प्रिंसिपल कहते हैं। मगर अगर मैं उसको नहीं लिखूँ 20 को तो गलत प्रॉफिट आ जाएगा बेटा। अब मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, अब इसकी मैं अकाउंटिंग एंट्री पे भी आता हूँ, लेकिन उसको पहले अकाउंटिंग एंट्री के क्यों वैसी फॉर्म उस पर भी मैं आता हूँ बेटा, बड़े अच्छे से एक फ्लो में जाएंगे। मैं तो इतना डिस्कस कर सकता हूँ अभी, आपसे 2 घंटा आगे बोलते रहोगे कंसेप्ट पे, छोटी छोटी चीजों पे, लेकिन अभी मेरी बातें ध्यान से सुनते जाना, डोंट वरी, इतना 2 घंटा नहीं लूंगा आगे, ठीक है। अब मैं कहता हूँ, डू यू रिमेंबर जो हमने अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर करे, वहां चिल्ला चिल्ला के पढ़ाता था आपको, क्या पढ़ाता था पता है आपको? मैं बोलता था कि परचेज एक्सपेंस है बेटा, परचेज एक्सपेंस है, जो साल के आखिरी में बचा दैट विल बी एसेट, जो साल के आखिरी में बच जाएगा स्टॉक, वो स्टॉक को हम एसेट है, एसेट मानते। तो अब मेरे को बताओ बेटा, वो हमारा एक्सपेंस जो था यहाँ पे, एक्सपेंस आपने देखो, एक्सपेंस आप बोलते थे सर, कई लोग बोलते नहीं 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 वो परचेज हमने रियल अकाउंट देखे होता है ऐसा, अरे एसेट नहीं, वो एक्सपेंस है, तो वो आपका एक नॉमिनल अकाउंट रहता था। तो देखो यहाँ पे 100, लॉजिक समझना, 100 मेरे पास क्वांटिटी आई थी, साल के आखिरी में 20 बचे तो क्रेडिट करें, अरे भाई क्रेडिट करूं या डेबिट में से माइनस करूं, बात एक ही है। तो 100 में से 20 मैंने हटा दिया, 100 में से 20 क्या करा मैंने, हटा दिया। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, साइंस वाले घबराना मत, तो ये जो बैलेंस शीट आप बनाते हो बेटा, ये जो आप बैलेंस शीट बनाते हो, ये अकाउंट नहीं होता है, ये आपको पता रहना चाहिए, कॉमर्स के होंगे तो पता होंगे, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है कि स्टेटमेंट है। तो उसके आप ये एसेट साइड में यहाँ पे आप स्टॉक क्वांटिटी वाइज समझा रहे हो, आपने 20 लिखे, लॉजिक समझना। तो 100 था आपका, पर ये एक्सपेंस माने, आपने यहाँ पे क्रेडिट करे या डेबिट में से माइनस करे, बात एक ही है। तो ये 100 में से आपने 20 हटा दिए, तो एक्सपेंस आपने 100 का नहीं 80 का बताया, क्योंकि 100 में से 20 को क्रेडिट करे बेटा। तो 100 क्वांटिटी में 20 क्वांटिटी को क्रेडिट करे, ये क्रेडिट करूँ या डेबिट में से माइनस करूँ, तो 100 में से 20 गया 80, तो आपने 80 के ही एक्सपेंस बचाए और बताए, और जो 20 बच गया बेटा, तो देखो आपने स्टॉक वहां पे एसेट साइड में दिखते हो, ये स्टॉक है, ये हमारी एसेट होती है। तो मैं चीख चीख के पढ़ा रहा था वहां पे, कौन से चैप्टर में, अकाउंटिंग प्रोसेस में, मतलब देखो बच्चों, ये जो रहता है एक्सपेंस है, इसमें से जो बच गया वो एसेट होती है। दिस इज द लॉजिक, क्वांटिटी 100 थी, उसमें से 20 बचा बेटा, तो जो 20 बच गया दैट इज एसेट। तो एंट्री तो मैंने यहाँ पे इस फॉर्म में बता, एंट्री बेसिकली पास क्या किया मैंने एंट्री पास किया कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट। वैसे तो स्टॉक अकाउंट डेबिट कहते हैं बेटा, लेकिन हमको इन्फॉर्मेशन ज्यादा चाहिए, हमको पता नहीं चलता कंसाइनमेंट का हमारा स्टॉक रखा हुआ, इसलिए इसका नाम अपन ने कंसाइनमेंट स्टॉक नाम दे दिए। 2 अपन ट्रेडिंग करते थे, लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं, यहाँ पे अपन ने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया बेटा, उसकी जगह कंसाइनमेंट अकाउंट। तो ये हुआ लॉजिक। तो देखो यहाँ पर ये मेरी एसेट थी, तो वो एसेट साइड में रिफ्लेक्ट हो रहा है बेटा, स्टॉक है ना। और ये जो आपका था कंसाइनमेंट, यहाँ पे जो अकाउंट आपने ये जो क्रेडिट करे, क्रेडिट, तो मैंने यहाँ पे एक एक्सपेंस बताया था 100 क्वांटिटी के, उसमें से 20 बच गई, तो यहाँ पर मैं क्रेडिट करूँ उसको या 100 में से माइनस करूँ, बात है। तो एक्सपेंस देखो 80 के ही बताया, 100 से डेबिट किया, 20 से क्रेडिट किया, तो एक्सपेंस मैंने नेट इफेक्ट 80 के बताया, इनकम भी सॉरी हाँ यस, एक्सपेंस मैंने 80 के क्वांटिटी में बताया नेट इफेक्ट, और इनकम भी मैंने 80 भी बताया। तो जो सेल्स मेरा कॉस्ट से ज्यादा होगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा बेटा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये इस तरीके की एंट्री आपने वहां पे, आप बच्चे रटते जाते, कंसाइनमेंट स्टॉक टू कंसाइनमेंट, लॉजिक ये उसके पीछे, ठीक है। अब मेरे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अब मेरे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, और मैं सोचता हूँ कि सर यहाँ पे अगर मैं देखूँ बेटा, तो यहाँ पे मैंने तो स्टॉक क्वांटिटी वाइज आपको समझाने के लिए लिखा हुआ कि 20 क्वांटिटी रखेगी, लेकिन हाउ टू डू वैल्यूएशन ऑफ इट, ठीक है। देखो मैं टाइम देख रहा हूँ यहाँ पे 53 मिनट 54 मिनट्स कुछ हो गई, अभी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं आपको कंसेप्ट अच्छे समझो, इसके बाद मेरे को नॉर्मल एबनॉर्मल सब कह रहा, मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे नहीं जाऊंगा, सिर्फ मैं बोलूंगा आपने सुनते जाना बेटा, लेकिन आगे क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और इतनी बारीक बारीक चीजें आपको समझाऊंगा, आप विद ड्यू रिस्पेक्ट टू इंस्टीट्यूट मटेरियल, वहां पर भी आपको चीजें नहीं मिलेंगी, मेरी बातें कोई बुक्स में नहीं लिखी हुई चीजें, बस मेरी बातों को बहुत गौर से सुनना बेटा। अब मेरे क्वेश्चन में आता है, सर मैंने तो आपको समझाने के लिए पढ़ा दिया कि क्वांटिटी के लिए समझाया मैंने आपको, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि सर इसका वैल्यूएशन का कोई तरीका होगा, कैसे मैं उसकी कॉस्ट, कैसे मैं स्टॉक का वैल्यूएशन करूं, कैसे मैं स्टॉक की कीमत को तय करूं बेटा, स्टॉक कितना होता है उसकी अमाउंट वाइज मैं कैसे स्टॉक का, क्योंकि मेरे को ये पता है कि गुड सेंड करता है तो उसकी कीमत देता है, इतने में भेजा, इतने में सेल्स किया, है ना, इतने के एक्सपेंस हुए, कि स्टॉक की भी कोई कीमत है कि स्टॉक इतनी क्वांटिटी बची, एक स्टॉक की कीमत इतनी है, उससे से मल्टीप्लाई, ऐसा कुछ है कि बेटा, नहीं, वैसा नहीं है।
तो स्टॉक मतलब ऐसी कोई क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होता कि आपको ये इसका ये स्टॉक है, इतनी क्वांटिटी, उसकी एक इतनी कॉस्ट है, नहीं, वो कॉस्ट हमको निकालना पड़ेगा। अब आप पढ़ोगे तो वैसे इंटर लेवल पे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू स्टॉक वैल्यूएशन कहते हैं उसको, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री नाम है उसका, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है, आपको फाउंडेशन लेवल पे नहीं है। एक इन्वेंट्री चैप्टर आएगा, वहां पर भी अपन बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा AS2 का रिलेवेंस यहाँ पर आएगा, उसके बारे में बात करूंगा थोड़ी देर में। मगर कोई तरीका AS2 ने बताया है कि जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री रहती है, उसने कुछ बताया कि वैल्यू कैसे निकाली, वैल्यू या तो क्वांटिटी समझाने बताया, हाउ टू डू द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, मैं उसकी कीमत कैसे तय करूं। अब आपने 11-12 में पढ़े, 12 में फाइनल अकाउंट पढ़े होंगे आपने, तो वहां पर आप देख लेते थे, बोल देता क्लोजिंग स्टॉक इतने रुपए का है ना, वहां पे बोलता था, वो कॉस्ट आपको दे दी रहती थी। 12th में कॉस्ट अपन भी फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे, बोल देता कि इतने का क्लोजिंग स्टॉक है, यहाँ पे अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेट करो, उसका तरीका है, कोई हर तरीका, किसने सिखाया तरीका, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 सिखाता वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, जो आपको CA इंटर लेवल पे अभी नहीं है, लेकिन अपने को क्वेश्चन करते वक्त अभी कैसा होता है, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड करूंगा तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें भी बताने वाला हूं। अभी क्या होगा, कभी इंस्टीट्यूट के मटेरियल में देखोगे, कोई भी नोट्स में देखोगे, दे विल टेल यू, देखो कि यहाँ पे आपको स्टॉक का जो वैल्यूएशन कंसाइनमेंट स्टॉक है उसका बस ऐसा ऐसा वैल्यूएशन करना है। मैं वैल्यूएशन तो सिखाता हूँ और क्यों ऐसा करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, मेरी बात सुनो। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो अच्छे से समझना बेटा, ठीक है, ये है कंसाइनर, ये है कंसाइनर बेटा, ठीक है, मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना। अब ये है कंसाइनर, इसने गुड्स भेजा, अब मेरे को अच्छे से सोचो, आराम से सोचना है, ठीक है बेटा, इसने गुड्स भेजा तो इसने कुछ यहाँ पे खर्चे किए होंगे, यस, गुड्स भेजा तो क्या करा इसने, तो कंसाइनर एक्सपेंस दिख रहा है आपको बेटा, कंसाइनर एक्सपेंसेस, इसने क्या खर्चे किया, तो सर एक तो पहले कॉस्ट प्राइस, जैसे कि इसने गुड्स भेजा तो कुछ क्वांटिटी होंगी, क्वांटिटी ऑफ, अच्छा एक और चीज बेटा, जब इसका वैल्यूएशन करते हैं तो एक चीज ख्याल रखना, मैं अभी से ही बोल देता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी अपने को क्वेश्चन में निकालना है, तो मैं 1 मिनट में बता देता हूँ, फिर मैं ये पॉइंट पे वापस आता हूँ। अगर सपोज गुड्स सेंड किया कंसाइनर ने 100, उसमें से बेच दिया, क्वांटिटी लिख रहा हूँ मैं, उसमें से सपोज कितने 70 बेच दिया, कुछ अगर लॉस हो गए, अभी अपन लॉस भी पढ़ेंगे आगे, 10 लॉस हो गया तो बचा कितना 20, ये स्टॉक में रह गया, तो इसको बोलते हैं क्वांटिटी, किसकी क्वांटिटी, स्टॉक की क्वांटिटी। 100 भेजा था, 70 बेच दिया, 10 लॉस हो गया, व्हाट इज लॉस अपन बात करेंगे, डैमेज हो गया, खराब हो गए, चोरी हो गए, आग लग गई, जल गए, ठीक है, तो ये बचे 20, तो ये क्वांटिटी, यहाँ पे अपन जब वैल्यूएशन करते बेटा इसका, तो एक मेरे को यहाँ पे ध्यान से, अब मेरी बात सुनो, तो मैं कहता हूँ क्वांटिटी ऑफ स्टॉक, तो कंसाइनर ने खर्च किया बेटा, यहाँ पे एक्सपेंस किया, तो आपको याद है ना अपन ने कौन से 2 एक्सपेंस करते, एक तो गुड्स भेजता, अभी अपन ने पिछला क्वेश्चन देखा आपने, तो गुड्स भेजता, उसकी कोई कीमत उतनी 50 केसेस थे, वहाँ पे 150 रुपए का एक था, तो यहाँ पर बस बेटा अपने को वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कर रहे, तो जो क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं 50 केसेस भेजा 150 से, दैट 50 तो गुड सेंड था, लेकिन अभी मैं गुड सेंड की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा मैं, अभी मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे पास स्टॉक कितना है, तो अभी एक काम करो, मैं इसका वैल्यूएशन सिखाता हूँ 2 मिनट में, अभी बस इतना देखो कि इसने कुछ गुड्स भेजा था, उसकी क्वांटिटी और उसका कोई रेट होगा, तो यहाँ पे क्वांटिटी और स्टॉक इसलिए लिखा है क्योंकि स्टॉक का वैल्यूएशन करो, ठीक है। इसने और कुछ खर्चे किया, यस, कंसाइनर ने कुछ और खर्चे किए होंगे, जैसे कि लोडिंग, फ्रेट, है ना, व्हाट इज लोडिंग, अभी यहाँ पर ये ट्रक है, ये जा रहा है बेटा, ट्रक यहाँ पे कंसाइनर भेज रहा है, तो ये ट्रक है, तो ये ट्रक पे भाई लोडिंग कराना पड़ता है ना, तो ये ट्रक पे लोडिंग ये लोगों को बोलता है ना, तो कि भाई ये गुड्स को वहाँ पे डालो, रखो उस ट्रक में, दैट इज लोडिंग। फ्रेट, इसका उसने चार्जेस दिया कि भाई यहाँ पे जा रहा है ट्रक, उसका फ्रेट दो। अब उसको डर लगा, अभी अभी आगे पढ़ाने और आज ही पढ़ाऊंगा आपको कि रास्ते में कोई चोर वोर आ गए, चोरी हो गए, तो अपन ने बोले ट्रांजिट, उसका एक्सीडेंट हो जाए, ट्रक पलट जाए, कुछ हो जाए, तो इंश्योरेंस ट्रांजिट में जो गुड्स जा रहे उसका इंश्योरेंस कर लो। तो ये खर्चे किया, ये किसने खर्चे किए, कंसाइनर ने, तो उसने एक खर्चा किया, जो गुड्स भेजा उसने कहीं से खरीदा होगा तो उसकी कोई कॉस्ट होंगी। दूसरा उसने खर्चे कंसाइनर ने और किया कि लोडिंग के, फ्रेट, इंश्योरेंस, ये खर्चे किए। तो कंसाइनर ने बेटा अगर यहाँ पर देखो तो ये 2 खर्चे कंसाइनर ने किया, बड़े अच्छे से समझ एक एक चीजों को, कंसाइनर ने ये खर्चे किया, एक ये खर्च किया और जो गुड्स भेजा उस पर ये 2 खर्चे कंसाइनर ने करा बेटा, ठीक है। अब वो गुड्स अपना चला 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 और ये देखो ये गुड्स यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। ये कंसाइनी को पहचानते ना, पिछले सेशन में भी आया था ये, ओके, ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन पे, यस। अब ये गुड्स पहुंचा 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 और ये गुड्स आ गया कंसाइनी के पास आया। अब कंसाइनी के पास आया तो बेटा ये खर्चे किसने किया, कंसाइनी ने किया। समझना चीज को, देखो मैं जानबूझ के इंटेंशनली बताऊं, ये जो कलर है कंसाइनर के खर्चे और ये वाली जो ये 2 है ये कंसाइनी की,
मैं आता हूँ उस पर, डोंट वरी, ठीक है। अब देखो क्या हुआ यहाँ पर बेटे, ये हमारे पास गुड्स कंसाइनी के गोडाउन में, कंसाइनी के पास पहुंचा। अब कंसाइनी ने हो सकता है कुछ खर्चे किया, कौन से खर्चे, अनलोडिंग कराया, अनलोडिंग मतलब जो ट्रक में सामान था उसको उतरवाया, अपने गोडाउन में रखवाया। कस्टम ड्यूटी लगती है, ऑक्ट्राय लगता है, होता है ना, ऑक्ट्राय चार्ज करते जब सिटी में आते हो उस एरिया में, उसके लिए ऑक्ट्राय चार्ज करते, टैक्स एक तरह का, कस्टम ड्यूटी भी एक टैक्स है। क्लियरिंग चार्जेस है ना, क्लियरिंग चार्जेस कुछ किया तो क्लियरिंग चार्जेस देना पड़ता है उन लोगों को, पोर्ट वालों को है, क्लियर करा रहे हो आप गुड्स तो आप चार्जेस पे करो, और आज चार्जेस कुछ होते, खर्चे होते, और उसको सब उसने ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उसने दिया, जो भी उसने कोई भी खर्चे किया, तो ये खर्चे कंसाइनर ने किया, सॉरी कंसाइनी ने किया। तो यहाँ पे बेटा अगर देखा जाए तो उसके गोडाउन में, ये उसका गोडाउन, ये गोडाउन में पहुंचने के पहले के खर्चे, समझ में आए, तो ये गोडाउन में पहले पहुंचने के पहले के खर्चे है, ये गोडाउन में पहुंचने के, सॉरी गोडाउन में पहुंचने के पहले के खर्चे बेटा। तो यहां पर कितने कंसाइनर ने, एक दो को अच्छे से समझना, मैं बहुत देर बोलते जाऊंगा लेकिन तुमको ध्यान से सुनना, मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक समझेगा नहीं बेटा। तो एक कॉस्ट प्राइस है बेटा, उसने खर्चा किया कंसाइनर, फिर कंसाइनर ने कुछ खर्चे किया, फिर वो गुड्स पहुंचा यहाँ पे बेटा, फिर सॉरी वो गुड्स पहुंचा यहाँ पे कंसाइनी के पास, और फिर कंसाइनी ने यहाँ पे कुछ खर्चे किए। मगर ये जो खर्चे हुए, मैं बोला अनलोडिंग, यहाँ पे कोई लेबर रहते हो ट्रक से उठा के सामान गोडाउन में रखे उन लोगों ने, ठीक है बेटा, ओहो। उसके बाद बेटा यहाँ पे कस्टम ड्यूटी रहे, क्लियरिंग चार्जेस रहे, ट्रांसपोर्टेशन रही, खर्चे है सारे के सारे, ये कंसाइनी ने सपोज यहाँ पर पे किया बेटा। और कब ये खर्चे हुए, ये गोडाउन में गुड्स आने के पहले के, ये सारे खर्चे ये गोडाउन में गुड्स आने के पहले के खर्चे हैं, ठीक है। मगर इसके बाद हो सकता है कंसाइनी ने कुछ और पे किया, वो बात अलग कि बाद में कंसाइनर से रिकवर करेगा, उसने कुछ और खर्चे किया। तो देखो यहाँ पे लिखे कंसाइनी एक्सपेंसेस वाइल इन प्रीमाइसेस, तो अब ये गोडाउन में आ गए बेटा, ये गोडाउन में आ गए, तो ये जो खर्चे थे गोडाउन में आने के पहले के खर्चे लिखे हुए, और ये जो खर्चे लिखे जैसे गोडाउन रेंट, इंश्योरेंस ऑफ गोडाउन, पहले भी इंश्योरेंस आया था लेकिन इंश्योरेंस इन ट्रांजिट था, जब ट्रक रास्ते में आ रहा था तो उस वक्त कोई अगर एक्सीडेंट हो जाए उसके लिए इंश्योरेंस निकाले थे। ये इंश्योरेंस कहां पे के लिए, जो गोडाउन में गुड्स रखा उसका इंश्योरेंस है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लाइक सैलरी, सेल्समैन सैलरी एंड ऑल दैट, ये खर्चे गोडाउन में आने के बाद के खर्चे, और ये खर्चे गोडाउन में आने के पहले। इवन दो कंसाइनी ने दोनों पे किया बेटा, दोनों के दोनों खर्चे किसने पे किया, कंसाइनी ने पे किया बेटा, कंसाइनी ने पे किया दोनों खर्चे। लेकिन ये कंसाइन में, मैं जब भी बोलता कंसाइनी ने पे किया, दैट डजंट मीन ये उसका खर्च है, वो आखिरी में सेटलमेंट के वक्त कंसाइनर से रिकवर करता है। अब ये कंसाइनी ने यहाँ पे खर्चे पे, मगर एक गोडाउन में आने के पहले का है और ये गोडाउन के बाद का, दिमाग में बैठा लो। क्यों आप बोलेंगे सर चिल्ला रहे हो इतना कि गोडाउन के पहले का गोडाउन के बाद का, ठीक है। अब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। मैंने कहा कि कंसाइनर ने ये खर्चे किया था, वो गुड्स की कोई कॉस्ट प्राइस थी बेटा, फिर उसने बेचते वक्त कुछ खर्चे किया, लोडिंग, फ्रेट, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, वो चला 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 चला, वो ट्रक पहुंचा कंसाइनी के पास पहुंचा, कंसाइनी ने कुछ खर्चे किया, अनलोडिंग, कस्टम ड्यूटी, ट्रांसपोर्टेशन, क्लियर, यहां उसने खर्चे किया बेटा। वो गोडाउन में गुड्स आ गया, गोडाउन में गुड्स आ गया, उसके बाद फिर और कुछ खर्चे हुए, गोडाउन रेंट, इंश्योरेंस ऑफ गोडाउन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये खर्चे यहां पर हुए। अब खर्चे तो ठीक है सर, इतना हम क्यों डिस्कस करें। अब देखो बेटा, अगर आप कोई भी चीज पढ़ोगे तो वो आपको बेसिकली ये चीज कहता है बेटा, आई मीन कोई भी आप कोई भी मटेरियल देखोगे इस पॉइंट पे, स्टॉक वैल्यूएशन पे, कि वो आपको बोलेंगे बेटा कि जब आप स्टॉक का वैल्यूएशन करते हो तो आपको तीन चीजें यहाँ पे कंसीडर करना है। कितनी चीजें कंसीडर करना है, तीन चीजें बेटा। जब भी आप स्टॉक का वैल्यूएशन करते हो तो एक तो रहता है कि कंसाइनर के जो स्टॉक में, वो बात अलग है, बस एक बात मेरी बात ध्यान से सुना, जब भी ये वैल्यूएशन करते हैं, अभी मैं 2 मिनट में नेक्स्ट स्लाइड में आएंगी जब आप देखोगे, और मैं आपको जब और बताऊंगा कि जब भी जो खर्चे होते हैं बेटा, स्टॉक का वैल्यूएशन जब करते प्रोपोर्शनेट करते। प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है कि मैं आपको बोलता हूं कि मैंने आपको 100 क्वांटिटी भेजा, लेकिन स्टॉक उस पर खर्चा अगर 10,000 क्वेश्चन में दिया है, लेकिन स्टॉक में तो सिर्फ 20 ही रखा, एग्जाम्पल 20 ही रखा है बेटा, तो अगर मैंने 10,000 रुपये में एग्जाम्पल देता हूं, कंसाइनर ने सपोज टोटल खर्चे किए 10,000 रुपये, और कितनी क्वांटिटी बेचा उसने, 100। मगर मैं जब वैल्यूएशन करूंगा तो मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा सर कि 10,000 उसने खर्चा किया 100 क्वांटिटी पे, ठीक है, 100 क्वांटिटी पे, लेकिन मैं बोलूंगा स्टॉक में तो 20 ही है ना बेटा, तो 10,000 रुपये जब खर्चा हुआ 100 पे, तो 20 पे कितना, ऐसे प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ेगा अपने को, क्योंकि स्टॉक में 20 ही है, भेजा 100 था, मैं यहां पर भी 10,000 लिखूंगा तो गलत हो जाएगा ना। 10,000 खर्चा हुआ 100 पे, तो 20 पे कितना, क्योंकि 20 ही स्टॉक पे रखा हुआ, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्लाइड आएंगी, इसके ऊपर अपन और बात करने वाले, लेकिन अभी मेरी बात सुनो, तीन चीजों के बारे में बात करो। कंसाइनर ने 2 खर्चे किए, कौन से, जो उसकी गुड्स की कोई कॉस्ट प्राइस उसने भी कहीं से खरीदा होगा वो एक,
और उसने बेचते वक्त कुछ खर्चे किए, 2 खर्चे उसने किया बेटा। कंसाइनी के पास पहुंचा और कंसाइनी में गोडाउन में आने के पहले खर्चे और गोडाउन के बाद किए। तो जब हम वैल्यूएशन करेंगे ऑब्वियसली पूरा प्रोपोर्शनेट लेंगे, मैं सिखाऊंगा 2 मिनट में, लेकिन अभी सिर्फ हम इतनी बात करें जब वैल्यूएशन करेंगे तो क्या सर हम ये 4 चीजें मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या ये चारों चीजें वैल्यूएशन में आती है क्या सर? एक मिनट, ये चारों चीजें वैल्यूएशन में आती है क्या? ठीक है, ये एक पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा। क्या स्टॉक का वैल्यूएशन जब हम करते तो क्या सर ये चारों चीजें मेरे को वैल्यूएशन के वक्त देखना पड़ेगा क्या? द आंसर इज नो। आपके स्टॉक के वैल्यूएशन में जो चीजें आती है, पहला यस, दूसरा यस, तीसरा यस, चौथा ये वाला नहीं आता। अरे सर ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, नहीं आता है बेटा। सर ऐसा क्यों? अब मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों। अब कैसा होता है बेटा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है वो कहता है कि जब भी आप स्टॉक का वैल्यूएशन करते हो, उसकी जब कॉस्ट कैलकुलेट करते हो तो स्टॉक का जो वैल्यूएशन, उसकी जो कॉस्ट तय करते हो, कीमत तय करते हो स्टॉक की, उसमें वही कॉस्ट को कंसीडर करते जो खर्च हुए जब तक वो गुड्स सेलेबल कंडीशन में आ गया, रेडी टू, मतलब वो सेल कर सकते। मतलब यहां पर अब मेरी बॉडी सेलेबल कंडीशन, मेरे को बताओ ये गोडाउन है, ये गोडाउन है बेटा, यहां पर ये गुड्स आ गया, यहां पर ये गुड्स आ गया। अब उसके बाद बिका नहीं ना वो, तो ये गोडाउन में रखा, आप गोडाउन का रेंट ये सब दे रहे, लेकिन कोई चाहता तो एक बार गोडाउन में आ गया तो वो सेलेबल कंडीशन होगा, मतलब वो यहां से बिक सकता है, यहां से मतलब बिक वो स्टॉक में रखा हुआ बात अलग है, लेकिन यहां पर वो आ गया बेटा, इज रेडी टू सेल, यहां अब बिक सकता है। तो एक बार कोई भी गुड्स इस कंडीशन में आ जाए कि अब वो बिक सकता है, सेलेबल कंडीशन में आ जाए अगर वो, तो इसका मतलब बस वहां तक के जो खर्चे होते वही क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट में इंक्लूड करा जाता है, उसके बाद के खर्चे क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट का हिस्सा नहीं होते। तो मैं क्लोजिंग स्टॉक की कीमत तय कर रहा हूं, उसकी कॉस्ट तय कर रहा हूं, तो उसकी कॉस्ट वो यहां पर आ गया तो सेलेबल कंडीशन में आ गया बेटा। अब ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, जो मैं AS2 कहता है ये कि सेलेबल कंडीशन में यहां पर आ गया, उसके बाद के खर्चे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि इसके अकाउंटिंग तो पूरी की करेंगे बेटा, ये भी एक्सपेंस होंगे, ये भी एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस, पूरे के पूरे एक्सपेंस में लिखूंगा बेटा। लेकिन मैं अभी आपसे क्या कह रहा हूं बच्चे, मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि जब मैं उसको लिखूंगा, वो तो लिखूंगा अकाउंटिंग करते हुए कंसाइनमेंट अकाउंट है उसमें, लेकिन मैं बात करूं स्टॉक की कीमत तय कर रहा, स्टॉक की कीमत जब मैं तय करूंगा बेटा, तो मैं वो कह रहा हूं कि उसमें कौन से खर्चे आएंगे बेटा, उसमें पहला, दूसरा और तीसरा। एक बार गोडाउन में आ गया उसके बाद के खर्चे वहां पर नहीं आते, क्योंकि AS2 आपसे कहता है कि वही खर्चे उसमें आते जो वही खर्चे स्टॉक की वैल्यूएशन में आते जो उसको सेलेबल कंडीशन तक के जो उसके खर्चे हुए, उसके बाद के सेलेबल मतलब नाउ इट इज रेडी टू सेल, तो एक बार यहां पर आ गया तो बिकने के लिए रेडी था वो, ठीक है, तो उसके बाद के खर्चे, ठीक, किस में नहीं आते उसके बाद के खर्चे? स्टॉक के वैल्यूएशन में नहीं आते। कंसाइनमेंट अकाउंट में ऑब्वियसली खर्चे तो है वो बुक्स में आएंगे, लेकिन स्टॉक की जब कीमत तय करते हो ना, अभी आपको बताया बेटा, स्टॉक की जब आप यहाँ पे कीमत तय करते हो, इसकी कीमत में वो नहीं आता। ऑब्वियसली पूरे खर्चे तो यहाँ मैं लिखूंगा बेटा, कंसाइनर कंसाइनी जो भी खर्चे हुए सेरियल, लेकिन इसका जब वैल्यूएशन करूंगा, इसमें जो गोडाउन के एक बार आ गया गोडाउन में, उसके बाद के खर्चे इसके वैल्यूएशन में आते नहीं है, ठीक है बेटा, ये चीज ख्याल रखना। क्यों नहीं आते? क्योंकि AS2 कहता है कि आप सेलेबल कंडीशन तक के उसके खर्चे को, क्योंकि उसके बाद की कंडीशन अगर अपन बोले बेटा, उसके बाद की अगर कोई भी मेरे खर्चे हुए बेटा, तो वो तो पहले भी बिक सकता था ना, फिर आप उसको बढ़ा दोगे, आप उसकी कॉस्ट को अननेसेसरी बढ़ाओगे तो क्रेडिट साइड आपका बढ़ेगा, तो बोलता है बिकने के लिए रेडी था वो, तो बस स्टॉक की कीमत वहीं तक के लोगे आप, ठीक है। तो आपने इसीलिए जब इसका अपन स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे, 1, 2 और ये तीन रहेंगे, चौथा रहेंगे। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा ये बेटा चीज, लेकिन आप इफ यू वांट यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब अपन आते हैं बेटा स्टॉक का वैल्यूएशन। अब ये स्लाइड का भी अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक यहां पर देखो, ठीक है, आप ले लो, पहले ले लो स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिखा हूं, यहाँ पे आपके नोट्स में लिखा है, लेकिन मैं सिंप्लीफाई करके वर्ड्स में लिखा था, मैं सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिखा उसको, ठीक है। अब देखो बेटा, मैंने बोला 3 चीजें आती, तो ठीक सही बात है सर ने मैंने बोला 3 चीजें आती बेटा। कौन सी चीज? पहले तो कॉस्ट प्राइस, वो कंसाइनर ने जो खर्चा किया, क्वांटिटी ऑफ स्टॉक, जितना स्टॉक में रखा उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? रेट, ये पहला पॉइंट अपना पे। अब सेकेंड पॉइंट में मैंने प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस लेते, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, जो कंसाइनर ने पे किया, लाइक फ्रेट, लोडिंग, इंश्योरेंस इन ट्रांसिट।
अब व्हाट इज प्रोपोर्शनल उस पर मैं बात करूंगा। और कुछ खर्चे कैसे होते हैं बेटा, कुछ खर्चे कैसे होते हैं बेटा जो कंसाइनी ने करा, ये कंसाइनर ने करा बेटा, यहाँ पर ये कंसाइनर ने किया, और कुछ कंसाइनी, लेकिन कंसाइनी के कौन से गोडाउन में आने के बाद के रही। तो देखो यहाँ मैंने लिखा अप टू गुड्स रीच हिज प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस बोलो या गोडाउन बोलो, वहां तक पहुंचने तक के खर्चे जो करे, जैसे कि अनलोडिंग, क्लियरिंग चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्राय, वहां तक उसके बाद के नहीं। तो ये यहाँ पर ये अपन अगर मैंने वहां पे 1 2 3 बोला, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तीनों पॉइंट, उसके बाद के खर्चे नहीं। अब क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं बेटा, ओपनिंग स्टॉक कुछ अगर कंसाइनी के पास वो, हमने कुछ उसको गुड्स भेजे, कभी कोई गुड्स गुड्स सोल्ड जो बिक गए क्वांटिटी, और उसके बाद कुछ गुड्स का भी लॉस हो जाता है। व्हाट इज लॉस अपन 2 मिनट में बात करने वाले। तो जो बच जाता है दैट इज क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर 3 चीजें मैंने कहा था, ये 1, ये 2 और ये 3, और ये टोटल, दिस इज वैल्यू। तो आप, मैं इसको वाला स्क्रीन से आपने प्रॉपर लेना है इसके साथ, आप चाहो तो अभी क्या करो, आप इसको, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसकी फोटो ले लेना आपने, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये प्रपोर्शनेट वाला फंडा समझा गया आपको। व्हाट इज प्रपोर्शनेट, यहाँ पे प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ एक्सपेंस क्यों बोले बेटा, व्हाट इज प्रपोर्शनेट, ऑब्वियसली बेटा ये जो खर्चे कंसाइनर कंसाइनी कर रहे, सपोज इसने खर्चा किया 10,000, ये 10,000 रुपये खर्च किया इसने, मगर इसने खर्च किया बेटा 10,000, इसने सपोज खर्च किया 100 क्वांटिटी पे, 100 क्वांटिटी पे ना, मगर मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी कितनी है बेटा, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक सपोज 20 क्वांटिटी, तो मैं तो ऐसे प्रोपोर्शन निकाल, मैं बोलूंगा 10,000 रुपये खर्च किया 100 क्वांटिटी पे ना कंसाइनर ने, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक 20 है, तो 20 पे कितना, इसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं। अब कंसाइनी ने सपोज वहां पे खर्चे किया सपोज 5,000 रुपये, उसने 5,000 रुपये खर्च किया 100 क्वांटिटी पे, कि स्टॉक में कितना रखा, 20 क्वांटिटी, तो मैं तो यही बोलूंगा ना बेटा, मेरे को स्टॉक का वैल्यूएशन करना है, 5,000 100 पे किया तो 20 पे कितना, तो प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक वो खर्चे जो है पूरे क्वांटिटी जो भेजा उसके ऊपर है, हमारे को तो स्टॉक का वैल्यूएशन होता है, स्टॉक में कितना तो उसके प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 चीजें इसमें आती है बेटा, ये रही बात ही अपनी स्टॉक वैल्यूएशन पे। अब क्या है कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आऊँ, उसके पहले मेरे को बहुत सी चीजें बोलना है आपको, क्यों, क्योंकि जब वहां पर आएंगे तो ये चीजों का हमारा इंप्लीकेशन होगा, क्वेश्चन में चीजें आएंगी, तो वहां पे आने के पहले मैं आपको रेडी कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड डोंट वरी, अगर आपको यहाँ पे कुछ चीजें 60-70% भी समझती तो मोर देन इनफ, और जब इसका अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप, मैं आई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू बेटा, अभी 2 ही क्वेश्चन है, 4-5 होने दो, फिर देखो तुम कैसे फटफट फटफट करते जाओगे, ठीक है। अभी 2 ही क्वेश्चन है, मगर चीजों को, कंसेप्ट को पहले समझिए, दिस इज रिलेटेड स्टॉक वैल्यूएशन, ठीक है। अब मैं आता हूँ बेटा कि मेरे को एक चीज यहाँ पे बात करते हैं, हमने लॉस के बारे में भी अभी बात कर रहे हैं। व्हाट इज लॉस बेटा, अब होता क्या है कि 2 तरह के लॉस होते हैं, ठीक है। अभी अगर आप, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं आपके नोट्स में, लेकिन मैं आपको सिंप्लीफाई करेंगे, जब मैं बोलूंगा जब इमेज आप फोटो ले सकते हो, अदरवाइज आपका, आपकी मर्जी, आपको लेना है लो, रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं आप पे, ठीक है। अब सुने मेरी, व्हाट इज लॉस ऑफ गुड्स, पहले इसको समझना, जो हमने गुड्स भेजे उसकी वैल्यू कम हो जाना, या उसकी क्वांटिटी में कम होना। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि चोरी हो गए, हो सकता है ना, कभी चोरी हो गए, या आग लग गई तो गुड्स जल गए, है ना, तो ये जो होता है हमारी क्वांटिटी, उसकी वैल्यू कम हो गई, दैट इज लॉस ऑफ गुड्स। लेकिन लॉस ऑफ गुड्स जो होते हैं, इसकी अकाउंटिंग जब पे आऊँ उसके पहले मुझे आपसे कुछ और बात करना है। 2 तरह के लॉस ऑफ गुड्स होते हैं बेटा, पहला एक होता है नॉर्मल लॉस, और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल, नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में अपन बात करते हैं। नॉर्मल मतलब क्या होता है, व्हाट इज नॉर्मल, नॉर्मल नॉर्मल रियल, अपन नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल। नॉर्मल लॉस का मतलब नॉर्मली जो होता है। व्हाट इज एबनॉर्मल, तो जनरली नहीं होता, रेयरली, कभी वंस इन ए ब्लू, कभी एक आध बार हो जाता है बेटा। तो नॉर्मल लॉस जो नॉर्मली होते रहता है, एबनॉर्मल जो बहुत ही कम होता है, लेकिन बहुत कम होता है। अब आप बोलेंगे सर आप हमको क्यों बता रहे हो कि नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, इसीलिए क्योंकि दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग है। नॉर्मल लॉस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग है और एबनॉर्मल लॉस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बेटा कि दोनों की मीनिंग को समझ ले, क्योंकि दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग है। क्वेश्चन में आएगा तो आपको पहचानना रहेगा कि वो नॉर्मल लॉस है कि वो एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनते जाना बेटा यहाँ पे आपने, ठीक है। अब मैं कहता हूँ बेटा यहाँ पे सबसे पहले इसकी बात करता हूँ, नॉर्मल क्या उसके बारे में बात करता हूँ। लॉस विच इज इनहेरिटेड इन दैट टाइप ऑफ बिजनेस और विच विल ऑकर एवरी टाइम इज कॉल्ड नॉर्मल, जो नॉर्मली बिजनेस में होता है। अब आपको एग्जांपल देते, नीचे एग्जांपल्स लिखे हुए बेटा, ठीक है। अब आप यहाँ पे स्क्रीन पे एक एग्जांपल देख रहे हो बेटा यहाँ पे, कि आप यहाँ पर देखते हो बेटा कि सर जैसे कि यहाँ पे बेटा लॉस ऑफ पेट्रोल ड्यू टू इवेपोरेशन,
होता है ना, कोई पेट्रोल में आप जाते हो बेटा पेट्रोल पंप पे, तो पेट्रोल आपकी गाड़ी में डालते तो इवेपोरेट कुछ ना कुछ वो उड़ ही जाता है। अब आप 100% जो पेट्रोल खरीदते वो पूरा का पूरा कंज्यूमर कस्टमर को नहीं जाता, कुछ ना कुछ माइन्यूट थोड़ा सा कुछ ना कुछ इवेपोरेट हो ही जाता है बेटा। तो वो होता है नॉर्मल। नॉर्मली बिजनेस में होता है, वो उसका नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है कि वो होता ही है, थोड़ा ना थोड़ा वो इवेपोरेट होगा ही होगा, तो नेचर ऑफ बिजनेस है। दैट दिस इज एग्जांपल ऑफ नॉर्मल लॉ, जो नॉर्मली बिजनेस में वो लॉस होता ही है। एग्जाम्पल और एक लिखा है बेटा, लॉस इन पेरिशेबल आइटम, जैसे आप पेरिशेबल गुड ये देखते हैं फूड्स रहते, अब क्या होता है उसमें जो बहुत जैसे सब्जियां होती है कुछ कुछ बहुत जल्दी खराब हो जाती है, तो ऐसा रहता है जो कस्टमर रहता है, जो सॉरी सप्लाई जो वेजिटेबल वेंडर रहता है जो बेचता है बेटा, अब वो उसको पता रहता है कि यार आपने कभी ऑब्जर्व भी करे होंगे कि वो जब सब्जी कोई बेचता है उसको पता है इसकी लाइफ 2 दिन है 3 दिन है, उसके बाद ये खराब हो जाएगा, तो वो उस लॉस को बेटा उसको पता है कि वो खराब हो जाने वाला है गुड्स, तो क्या होता है बेटा उसका यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक, ये खराब हो ही जाएगा उसको लगा, तो उसको पता रहता है नहीं यार अगर मैंने इतना लाया तो उसमें थोड़ा बहुत हो ही जाता है, वो 2-3 दिन में अगर नहीं बिका तो क्या हो जाता है बेटा वो खराब हो जाता है, दैट इज पेरिशेबल। तो ऐसी चीजें होती है जो बिजनेस में बेटा वो नॉर्मल है, वो नुकसान होता है। मैं और एक जो होता है मार्बल कटिंग करते, और वो कटिंग करते जब कोई चीज का अपन कटिंग करते तो टुकड़े निकलते ही, दैट इज नॉर्मल इन बिजनेस, है ना, दैट इज नॉर्मल। तो क्या चीज होती है बेटा, दिस इज नॉर्मल लॉस, जो बिजनेस का नेचर वैसा है कि वो लॉस होता ही है, उसमें कुछ ऐसा आश्चर्य वाली बात नहीं होती। पेट्रोल पंप पे तो इवेपोरेट कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पेट्रोल हो जाता है, इसको कहते हैं नॉर्मल लॉस। वैसे आपको क्वेश्चन में ये नॉर्मल एबनॉर्मल डायरेक्ट बोलता है, लेकिन अपन उसको अच्छे से समझेंगे व्हाट इज नॉर्मल लॉस, व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। अब एबनॉर्मल लॉस जो होते हैं ना बेटा, वो जो होते जनरली रेगुलरली नहीं होते, जो नॉर्मल नहीं है दैट इज एबनॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल क्या है, जो नॉर्मली बिजनेस में नुकसान होते। अब एबनॉर्मल देखो यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल लॉस ड्यू टू फायर, अब ऐसा बोलते हैं इस नॉर्मल आग वाग क्या लगती रहती, नहीं लगी हम ही लगा देते दुकान में अपनी, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बेटा, तो ये जो फायर आपकी शॉप में दिस इज एबनॉर्मल, ये हुआ तो इसकी वजह से गुड्स हमारे जो थे वो जल गए खराब हो गए, एबनॉर्मल इन नेचर, तो ये नुकसान हो गया बेटा, ठीक है। तो ये था एबनॉर्मल, ऐसा बोलते क्या अरे नॉर्मल है पेट्रोल में क्या हम तो आग लगा ही देते, 2-3 महीने में नहीं लगी ना तो हमारा हम ही लगा देते उसको, ऐसा होता है क्या, नहीं, दैट इज एबनॉर्मल। अब देखो इसको देख रहे हो आप, इसको देखो, देखो इसको, ये जो भाई साहब है चोरी करके भाग रहे हैं, तो ये चोर है, चोरी किया इसने। अब ये नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है, मेरे को बताओ, ये चोरी होना, बिजनेस में चोरी हो जाना, ठीक है। अभी बैड बॉयज टाइप के लोग है ये आए और इन्होंने क्या करे, ये आए चोरी वोरी, बोले सर आज मूड हो गया चोरी कर लेते, अरे यार ये क्या कर दिया ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। ये आए और इन्होंने चोरी करी, तो मेरे को बताओ बिजनेस में चोरी हो गया, हमारे पास जो गुड्स हमने कंसाइनी को भेजे थे वो चोरी हो गए, तो हम ये बोलते हैं इट्स नॉर्मल, वेरी नॉर्मल, चोर तो आते ही रहते हैं हमारे घर पे, 2-4 आइटम तो ले ही जाते, हम ही दे देते उनको, ऐसा बोलते कि नहीं, तो दिस इज एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल और नॉर्मल में बाइफरगेट करना आना चाहिए बेटा, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट क्या है, अलग अलग है, इसलिए हमको पता रहना चाहिए कि नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। अब मैं पहले नॉर्मल लॉस के बारे में बात कर रहा हूँ, उसके बाद में एबनॉर्मल लॉस के बारे में बात करूँगा, ठीक है। पहले मैं किसके बारे में बात करूँ, नॉर्मल लॉस के बारे में बात करूँ, उसके बाद फिर मैं एबनॉर्मल लॉस के बारे में बात करूंगा बेटा, ठीक है। अब अकाउंटिंग के नजरिए से देखते बेटा, अब सबसे पहली बात मैं कह दूं कि नॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग नहीं होती। अब सर ये कैसी बात करें आपने, मैंने कहा नॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग नहीं होती, लेकिन सर ऐसे कैसे, तो जो नुकसान हो गया उसका क्या, जो पेट्रोल पंप था इवेपोरेट हो गया ना हमारा, वो तो उड़ गया, वो नुकसान लिखो ना, अब नहीं होती, क्योंकि नॉर्मली बिजनेस में वो होता ही है बेटा। तो कैसे, मगर कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ता हूं, उस नॉर्मल लॉस को जो नुकसान हुआ, मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना, और जब हम क्वेश्चन करेंगे जब इसका इंप्लीकेशन आएगा आराम से समझ जाऊंगा, अभी बस मेरी बात को सुनना, ठीक है। जो नॉर्मल लॉस होता है बेटा, उस पर जो नुकसान होता है, नॉर्मल लॉस क्या बोला बेटा मैंने, नॉर्मल लॉस की वजह से जो नुकसान होता है हम उसका अकाउंट नहीं करते, लेकिन हम क्या करते, उसका जो नुकसान हुआ उसकी वजह से जो दूसरे आइटम है उसकी कॉस्ट को बढ़ा देते। मैंने क्या कहा, मेरी बात को समझना, 100 में से 10 यूनिट अगर सपोज नॉर्मल लॉस है, तो टोटल जो खर्चा मेरा हुआ होगा वो मैं 100 यूनिट में नहीं बांटूंगा, कितनी यूनिट में बांटूंगा बेटा, 90 यूनिट में बांटूंगा। मतलब जो टोटल खर्चा था मेरा, 100 यूनिट पे जो टोटल खर्चा था 100 में से 10 नॉर्मल लॉस है, तो जो टोटल खर्चा मैं अगर बांटू तो 100 यूनिट पे नहीं बांटूंगा, 10 तो नॉर्मल लॉस हो गई, तो वो कितने में बांटूंगा, 90 पे।
मतलब डोंट वरी, अब इस पे क्वेश्चन कराता आपको एक छोटा सा इलस्ट्रेशन, अपन मेन क्वेश्चन में आने के पहले अपन बात करते हैं। देखो, वी डू नॉट पास एनी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस की कोई जर्नल एंट्री नहीं, तो सर कैसे, मगर वैल्यू तो कम हो गया, मतलब वो नुकसान तो हुआ हमारा, हाँ, तो उसको कैसे अपन करें? इट इज ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड बाय इंक्रीजिंग पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अभी क्या करते बेटा, अपन क्या करते कि इंक्रीज कर देते पर यूनिट प्राइस। मतलब देखो, कॉस्ट पर यूनिट, अभी इस पे क्वेश्चन करा तो आपको फट से समझ जाए। मेन क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, अपन को डिस्कशन एक छोटा मोटा ये कंसेप्ट को समझना भी यहीं पे मैं बनाता हूँ, ठीक है। अब सुनो, मैंने कहा बेटा कि ये कहता है कि अगर कोई यूनिट पहले 20 रुपए की थी, कितने रुपए की थी? 20। कॉस्ट पर यूनिट पहले क्या थी बेटा, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, मैंने कहा कि 1000, ये 1000 क्वांटिटी, ये 100 क्वांटिटी है, 100 क्वांटिटी थी बेटा, वो उसका खर्चा था 1000 रुपए। कितना खर्चा था? 1000 रुपए, ठीक है। तो टोटल कितना खर्चा कितना होता था? 100 मल्टीप्लाई बाय 1000, कितना हो गया बेटा टोटल? 1,00,000 रुपीज। ये 1,00,000 रुपीज आ रहा है, ठीक है, 1,00,000। अब मैं कहता हूँ कि 100 में से मेरा नॉर्मल लॉस हो गया बेटा 10 क्वांटिटी का, तो बची कितनी? 90। लेकिन खर्चा तो अभी भी बेटा, वो खर्चा तो मेरा टोटल 1,00,000 ही आया ना बेटा, ठीक है। 10, ये 1000 क्वांटिटी थी, 100 क्वांटिटी थी, और एक था बेटा 1000 रुपए का, तो टोटल खर्चा कितना हुआ था? 1,00,000 रुपए का, मगर उसमें से 10 का नुकसान हो गया, तो बची कितनी क्वांटिटी? 90। लेकिन खर्चा तो 1,00,000 का 1,00,000 ही रहा ना बेटा, यस। तो मैं क्या करता हूँ, वो 1,00,000 का जो खर्चा है ना बेटा मेरा, 1,00,000 का जो खर्चा है, मैं कॉस्ट पर यूनिट की बात करता हूँ। एक पहले मेरा कॉस्ट पर यूनिट कितना था बच्चों? मेरा कॉस्ट पर यूनिट पहले 1000 रुपए था। अब आप देखो जादू यहाँ पे, मैं कहता हूँ कि 1,00,000 रुपए टोटल खर्चा है, लेकिन क्वांटिटी 90 रही है ना। तो अब बताओ कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है? 1,00,000 डिवाइडेड बाय 90, ये आ रहा है ऐसा रुपी 1,111.111 ऐसा कुछ आ रहा है। अब देखो यहाँ पे जो कॉस्ट पर यूनिट बेटा पहले मेरी, जो कॉस्ट पर यूनिट पहले मेरी जो 1000 रुपए की, जो बढ़ के कितनी होगी? 1111। तो क्या हुआ यहाँ पे, जो 100 क्वांटिटी का नुकसान हुआ, नॉट 100 सॉरी, 10 क्वांटिटी का जो नुकसान हुआ, उसकी जो कॉस्ट थी उसको बेयर करती है रिमेनिंग क्वांटिटी। तो उसको जब बेयर करती है रिमेनिंग क्वांटिटी, तो रिमेनिंग क्वांटिटी की कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है। तो कॉस्ट पर यूनिट दूसरी चीजों की बढ़ा देती है। देखो पहले भी खर्चा बेटा मेरा 1,00,000 था टोटल कॉस्ट, अभी भी टोटल 1,00,000, लेकिन पहले एक क्वांटिटी की कॉस्ट पर यूनिट 1000 थी, अभी एक क्वांटिटी की कॉस्ट पर, सॉरी, जब एक क्वांटिटी की कॉस्ट पर यूनिट 1000 थी, अब कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी? 1111। तो वो पहले जो 100 क्वांटिटी लाख रुपए को बेयर कर रहे थे, अब 90 क्वांटिटी लाख रुपए को बेयर करेंगे। मतलब जो नॉर्मल लॉस होता है उसकी जो क्वांटिटी थी, उस कॉस्ट को बेयर कर लेती है रिमेनिंग क्वांटिटी। तो कोई नॉर्मल लॉस होता है उसको अकाउंट तो नहीं करते, लेकिन जो रिमेनिंग क्वांटिटी उसकी कॉस्ट पर यूनिट को क्या करते बेटा? बढ़ा देते हैं। तो ऑटोमेटिकली बुक्स में रिकॉर्ड हो जाती है। लेकिन जब मैं अकाउंटिंग करूंगा तो वहां पे पॉइंट और आएगा, अकाउंटिंग करते हुए मैं कोरिलेट भी करूंगा, लेकिन इसका फॉर्मूला अच्छा। ये क्या हुआ बेटा, ये जो आप देख रहे हो कॉस्ट पर यूनिट, ये नॉर्मल लॉस का कॉस्ट पर यूनिट है, दिस इज कॉस्ट पर यूनिट आफ्टर नॉर्मल लॉस, ये रिवाइज्ड कॉस्ट पर यूनिट हो गया, रिवाइज कॉस्ट पर यूनिट हो गया। आपने कॉस्ट पर यूनिट बदल दी, पहले जो 1000 थी वो बढ़ के इतनी हो गई अब बेटा। तो फॉर्मूला क्या? टोटल कॉस्ट 1,00,000, कभी कभी जैसे हमारे एग्जांपल में 1,00,000 था। स्क्रैप वैल्यू कितनी बेटा? स्क्रैप वैल्यू कितनी बेटा आपकी? स्क्रैप वैल्यू जो है यहाँ पर आपके यहाँ पे कि स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल, स्क्रैप वैल्यू कभी जो नुकसान हो गया, कभी जल, जैसे नॉर्मल लॉस हो, टूट गया तो अपन सस्ते कीमत में बेच देते, टूटा फूटा जल गया तो उसी को बेच देते कैसे भी, तो हमारा क्या होता है, उसकी लॉस थोड़ा कम हो जाता है, तो ये उसकी कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाती है। तो टोटल कॉस्ट में स्क्रैप वैल्यू अगर क्वेश्चन में आपको दिए तो उसको क्या करते हैं बेटा? माइनस, डिवाइडेड बाय नॉर्मल क्वांटिटी। अब नॉर्मल क्वांटिटी का मतलब है टोटल क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस। तो टोटल क्वांटिटी, मैं अगर इसको फॉर्मूले, टोटल क्वांटिटी हमारी 1000 थी, नॉर्मल लॉस 10, तो नॉर्मल क्वांटिटी कितना हो गया? 90। तो यहाँ पे 90 आ गया, यहाँ पे 1,00,000 रुपए जो पहले हमारी टोटल कॉस्ट है, स्क्रैप वाली क्वेश्चन में मैंने नहीं लिया तो नील। तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1,00,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 90, तो इट विल कम, ये जो मैंने लिखा 1111, ये 4। तो जो पहले हमारी कॉस्ट 1000 रुपए थी वो बढ़ के इतनी हो जाती। तो अभी सिर्फ आपने याद रखना, जो कॉस्ट, जो नॉर्मल लॉस का जो कीमत होती है उसको वो रिमेनिंग क्वांटिटी बेयर कर लेती है।
रिमेनिंग क्वांटिटी की कॉस्ट पर यूनिट को बढ़ा देते हैं अपन, तो रिमेनिंग क्वांटिटी इसको बेयर कर लेती है। क्यों ऐसा करते होंगे, नॉर्मल लॉस को क्यों नहीं लिखते अलग से, इसीलिए ये नॉर्मली बिजनेस में होता है, हमको पता है, इट इज इम्प्लाइड, वी डोंट वांट टू कैलकुलेट कि नॉर्मल लॉस अलग से बताओ, एबनॉर्मल लॉस बताएंगे ना अलग से, मैं बताऊंगा अभी थोड़े, नॉर्मल वो बिजनेस में होता है, रेगुलरली होता है, वी डोंट वांट टू कैलकुलेट सेपरेटली हाउ मच इज द नॉर्मल, भाई उसकी जो कीमत है वो रिमेनिंग क्वांटिटी को बढ़ा दो तो बराबर कॉस्ट को आप रिमेनिंग क्वांटिटी बेयर कर लेते हो उसकी कॉस्ट को, ठीक है। अब एक काम करो, जल्दी से क्वेश्चन लिखो, ठीक है, मैं 1 मिनट रुकता हूँ, आप ही क्वेश्चन लिखो जल्दी, नोट्स में नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा रहा हूँ आपको, करो, देखो कितना टाइम हो गया, मेरे को एबनॉर्मल लॉस तो शुरू ही नहीं किया, उसके मेरे को बहुत कुछ बोलना है, ठीक है, लिखो इसको। ओके ओके ओके, लिख लो पहले बेटा, 1 मिनट टाइम दे रहा, ओके। ओके चलो देखो क्या कह रहा है आपको, यूनिट 10,000 costing ₹20 including transportation etc are in consignment business. Consignee sold 8,000 units and 175 units are in stock. Loss is normal loss. Normal loss बोला उसने. Value stock if loss unit has no scrap value, if has a scrap value has a value of ₹5 per unit. ठीक है, पहले एक एक करके समझ लो बेटा। यहाँ पे पहले आप लिखो, यहाँ पे एक पहले टोटल क्वांटिटी कितनी थी, यहाँ पर नॉर्मल क्वांटिटी निकालते बेटा, तो नॉर्मल लिखो आप, फिर ए बी क्या है मैं बताता हूँ, पहले लिखो नॉर्मल क्वांटिटी, ठीक है, इसके नीचे लिखते जाना बेटा आप नॉर्मल क्वांटिटी। अब मेरे को बताओ बेटा टोटल क्वांटिटी, वहां पे टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी कितनी भेजा था उसने, अच्छा यहाँ पे स्टॉक में उसने बताया है बेटा, तो आप नॉर्मल क्वांटिटी, ठीक है, स्टॉक तो उसने बताया ही आपको कि स्टॉक यहाँ पे 1750 क्या है बेटा आपका क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब लेकिन मगर यहाँ पे देखो नॉर्मल लॉस है, यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी कितनी थी बेटा आपकी, 1 मिनट में लिखा के दूंगा, डोंट वरी, पहले पे इसको समझ लो। 10,000 था बेटा टोटल, कंसाइनी ने सोल्ड कर दिया उसमें से, ये अपन ने सेंड करे थे उसको इतना, उसमें से 8,000 रुपये सोल्ड करा, और 1750 क्या था बेटा उसका स्टॉक में रखा हुआ है, तो यहाँ पे बचा कितना, 10,000 माइनस 8,000 माइनस 1750, बचा कितना बेटा 250, ये क्या था बेटा 250 आपका नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी है, नॉर्मल लॉस की क्या है बेटा क्वांटिटी। तो अभी आपने फॉर्मूला कहते हैं कि कॉस्ट पर यूनिट मेरे को निकालना है, तो कैसा रहेगा टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू और डिवाइडेड बाय नॉर्मल क्वांटिटी, तो कॉस्ट आप अभी यहाँ पे नॉर्मल लॉस आपका कितना है बेटा, यहाँ पे 250 नॉर्मल लॉस क्वांटिटी, तो यहाँ पे लिखो आप पहले नॉर्मल लॉस क्वांटिटी 250, 250, ठीक है, नॉर्मल लॉस क्वांटिटी कितनी बेटा आपकी 250 यूनिट्स। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नॉर्मल लॉस, अब मैं क्या नॉर्मल क्वांटिटी कितनी, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस को नॉर्मल क्वांटिटी मतलब बेटा नॉर्मल लॉस के बाद नॉर्मल क्वांटिटी, सो टोटल क्वांटिटी माइनस व्हाट इज नॉर्मल क्वांटिटी, कि नॉर्मल लॉस के बाद कितना बचा, माइनस यहाँ पे देखो नॉर्मल लॉस क्वांटिटी, नॉर्मल लॉस क्वांटिटी, ठीक है। तो टोटल क्वांटिटी कितनी थी बेटा अपने क्वेश्चन में दिया ऊपर 10,000 थी बेटा, उसमें से नॉर्मल लॉस क्वांटिटी कितनी है बेटा आपने 250 ऊपर ही कैलकुलेट करा, तो नॉर्मल क्वांटिटी कितनी हो जा रही है बेटा आपकी 10,000 माइनस 9,750 यूनिट्स,
दिस इज नॉर्मल क्वांटिटी। ये कितना हो गया आपका नॉर्मल क्वांटिटी, क्योंकि आपका देखो यहाँ पे अच्छे समझना व्हाट इज नॉर्मल क्वांटिटी, कि टोटल क्वांटिटी में से नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी को माइनस कर दो। तो यहाँ नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी कितनी है बेटा आपकी 250, नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी कितनी है बच्चों यहाँ पे 250। ओके, तो बचा कितना आपके 9750, जो हुआ आपका वो चीज क्या हो गया आपकी नॉर्मल क्वांटिटी। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, वो कहता है हमको कि दो चीज उसने क्वेश्चन में पूछा है कि पहला इफ लॉस एस स्क्रैप वैल्यू, तो कॉस्ट पर यूनिट देखो यहाँ पे 20 है, अभी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएंगी बेटा, कैसे बढ़ेगी मैं आपको बात करूंगा। ठीक है, अब पहला यहाँ पे लिखो फर्स्ट पॉइंट, आप कंटिन्यूशन में लिखते जाना बेटा। इफ देयर इज नो स्क्रैप वैल्यू, इफ देयर इज नो स्क्रैप वैल्यू बेटा, ठीक है, इफ देयर इज नो स्क्रैप वैल्यू, तो यहां पे मेरी कॉस्ट पर यूनिट कितनी होती, कॉस्ट पर यूनिट विल बी टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नॉर्मल क्वांटिटी। व्हाट इज नॉर्मल क्वांटिटी, नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी जो टोटल क्वांटिटी में माइनस करते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मल क्वांटिटी। ठीक है, नॉर्मल लॉस के बाद वाली क्वांटिटी नॉर्मल क्वांटिटी। तो यहाँ पे बताओ बेटा टोटल कॉस्ट कितनी क्वेश्चन में दी है ना उसने, यूनिट 10,000 यूनिट्स थे बेटा 20 रुपए का एक। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई थी 10,000 क्वांटिटी थी बेटा और 20 रुपए का एक था 20। स्क्रैप वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। नॉर्मल क्वांटिटी कितनी बेटा 9750 यूनिट्स, 9750 यूनिट्स। ओके, ओके, अब बताओ कितना आ रहा है, तो 10,000 यूनिट से मल्टीप्लाई बाय 20, टोटल कॉस्ट आ गई 9750। तो कितना आ रहा है बेटा, ये आ रहा है आपका 20.51, दिस इज कॉस्ट पर यूनिट। अब आप देखो बेटा पहले कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी बेटा आपकी, क्वेश्चन में जो थी एक यूनिट की 20 रुपए थी, अब देखो यहाँ पे कितनी हो गई 20, तो 20 से बढ़ गई। क्यों, क्योंकि जो 250 नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस क्वांटिटी, उसकी कॉस्ट को रिमेनिंग क्वांटिटी बेयर करेंगे। तो रिमेनिंग क्वांटिटी 9750 बेटा, तो वो जो आपका यहाँ पे कीमत आ रहा है जो 20,000 जितना भी आ रहा है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20, इसको रिमेनिंग क्वांटिटी बेयर करिए। इस कॉस्ट को अब 10,000 बेयर नहीं करेगा, रिमेनिंग क्वांटिटी नॉर्मल लॉस के बाद, तो उसकी जो कॉस्ट थी रिमेनिंग क्वांटिटी को बेयर करती। अब देखो यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू रही तो थोड़ा सा वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो जो टोटल कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाती है स्क्रैप वैल्यू की वजह से। इसके बाद अब सेकंड लिखो, if there is scrap value, अभी क्वेश्चन में बताया उसने स्क्रैप वैल्यू कितनी है, देयर इज स्क्रैप वैल्यू कितनी बोला बेटा उसने यहाँ पे, हैज ए वैल्यू ऑफ ₹5 पर यूनिट। अब जो खराब हो गया टूट फूट गया तो 5 रुपए में बिक गया, लेकिन स्क्रैप वैल्यू था। तो देखो कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो जाएंगी अपनी, ओरिजिनल 20 थी, ठीक है, पहले लिखो टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, किसकी स्क्रैप वैल्यू रहती बच्चे, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय नॉर्मल क्वांटिटी। व्हाट इज नॉर्मल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी। ठीक है, तो कॉस्ट पर यूनिट आपके यहाँ पे चेंज हो गया अब यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी है आपकी 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय वो कितने का था 20 रुपए का। अब आपने नॉर्मल लॉस कितने यूनिट से बेटा 250 यूनिट्स, 250 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 250 यूनिट से मल्टीप्लाई बाय बेटा तो कितने में बेच रहे अपन 5 रुपए में, स्क्रैप वैल्यू 5 है उसकी। नॉर्मल क्वांटिटी कितनी बेटा यहाँ पे 9750। अब कैलकुलेट करो, गड़बड़ नहीं करना, 10,000 मल्टीप्लाई बाय, बस 5 मिनट और बेटा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20, यह आया आपका 2 लाख, प्लस 250 मल्टीप्लाई बाय 5, यह आया आपका ₹1250 डिवाइडेड बाय 9750। देखो तो 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1250 डिवाइडेड बाय 9750, तो ये आ रही है बेटा
सॉरी स्क्रैप प्लस होगा, प्लस लिखे मैं गलती से, इसको माइनस करना है। ओके 2 lakhs माइनस 1250 डिवाइडेड बाय 9750, तो यार है बेटा 20.38। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझना, अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे पहले इसमें देखो ओरिजिनल कितना था बच्चों यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे समझाने के लिए। ओरिजिनल कितना था यहाँ पे, कॉस्ट पर यूनिट 20। अब नॉर्मल लॉस हुआ तो उसके बाद कितना हो गया बेटा 20.51, कॉस्ट बढ़ गई। लेकिन क्योंकि वो जो लॉस हो, जो क्वांटिटी का लॉस हो उसकी कॉस्ट को रिमेनिंग क्वांटिटी बेयर करती है, तो कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगा। उसके बाद बेटा यहाँ पर अगर आप देखो, ये देखेंगे आप यहाँ पे कि ये देखो यहाँ पे 20.3, यहाँ पे से 20.38 आया, यहाँ पे 20.51 था, यहाँ पे 20.38 आया। ऐसा क्यों, कम क्यों हुआ थोड़ा सा, क्योंकि वो था स्क्रैप हो गया थोड़ा सा। 250 यूनिट से बेटा आपके, उसको आपने 5 रुपए के हिसाब से बेच दिए, तो कुछ स्क्रैप हो गया बेटा। तो अपने स्क्रैप मतलब स्क्रैप वैल्यू मिल गई, कुछ टूटा फूटी चीजें थी, डैमेज हो गया, अपने बेच दिए, कुछ मिल गया बेटा अपने को। ठीक है, वो होता है ना आपका जो सब्जी पूरी सड़ गई, पूरी खराब हो गई, बोलते यार 5 रुपए किलो लेके चले जाए यार, ले सस्ते में, तो दैट इज स्क्रैप। तो लॉस तो था, लेकिन लॉस को कम कर दिया स्क्रैप में उसको बेचने से। ठीक है बेटा, ये आपका उस लॉस को कम कर देता है। तो क्या वो यहाँ पे जो अगर वो सब्जी वाला एग्जाम्पल, अगर वो बेटा वो नहीं बेचता, वो खराब होती, फेंक देता सब्जी, तो उसको एक कॉस्ट पर यूनिट रिमेनिंग को इतनी पड़ती। लेकिन जो खराब हुई थी उसको उसने बेचा, थोड़ा सा कम कीमत पे बेचा, लेकिन बेचा, तो उसका क्या होगा, कॉस्ट पर यूनिट थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि नुकसान थोड़ा सा उसका रिकवर हो गया यहाँ पे। ओके, अगर अब मैं वैल्यू, अब पहले केस में देखो बेटा, उसने अपने को बोला कि यहाँ पे वैल्यू स्टॉक बोला, तो कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो गया। तो यहाँ पे लिखो बेटा क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू, वो तो क्वेश्चन में दी हुई है आपको। क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी बेटा 1750 यूनिट, 1750 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय ₹20.51 करो, कितना हो रहा है 175। ये किसकी यूनिट से बेटा 175, क्लोजिंग स्टॉक है, तो उसकी क्वांटिटी की, तो 1750 मल्टीप्लाई बाय 20.51, तो ये आएगा बेटा रुपीज, राउंड ऑफ कर दूंगा इसको 35,893, 892.5 है, मैंने राउंड ऑफ करके उसको। ठीक है, ओके 35,893। यहाँ पे लिखो क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ की कितना आ रहा वैल्यू, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ पे यूनिट्स थी 1750 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक है बेटा, मल्टीप्लाई कर दो इसको 20.3, कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो गई, 1750 मल्टीप्लाई बाय 20.38, तो ये आ रहा है बेटा आपका ₹35,665। ओके, अब देखो यहाँ पर बेटा, तो इसका कहने का मतलब, ओह मैंने एबनॉर्मल लॉस ऊपर हेडिंग आ गई, आई एम रियली सॉरी, दिस इज नॉट एबनॉर्मल, ये नॉर्मल लॉस ही चल रहा है, ऊपर हेडिंग दिस इज नॉर्मल लॉस, क्वेश्चन कंटिन्यूएशन में लिखा हुआ। ओके नॉर्मल, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे कि देखो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर अगर हमने देखे तो नॉर्मल लॉस की जो कॉस्ट थी उसको कौन बेयर कर ले रहा है बेटा, रिमेनिंग क्वांटिटी। तो रिमेनिंग क्वांटिटी जो है, आप उसमें से स्टॉक की पूछा, तो स्टॉक की कॉस्ट, स्टॉक की देखो कीमत नॉर्मल लॉस की वजह से क्लोजिंग स्टॉक की कीमत बढ़ी, क्यों, क्योंकि जो मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी कॉस्ट पहले 20 कर रहा था, अगर ये लॉस नहीं होता, तो मैं आपको तीनों बार, अगर लॉस नहीं होता तो 1750 मल्टीप्लाई बाय 20 करो, तो वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 35,000 आती, 35,000 आती। देखो यहाँ मेरा समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बस 2 मिनट, आई नो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन 2 मिनट बता। अगर 1750 मल्टीप्लाई बाय 20 का तो 35,000 आता, लेकिन नॉर्मल लॉस हो तो उसकी देखो, उसकी वजह से इसकी कॉस्ट बढ़ गई, तो यहाँ पे 35,000 रुपये आता, उसकी इसकी कॉस्ट बढ़ गई बेटा। आप देखो यहाँ पे 35,000 से ज़्यादा आ रही, क्यों, क्योंकि आपकी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ गई। तो नॉर्मल लॉस जो होता है उसकी कॉस्ट को रिमेनिंग क्वांटिटी क्या करती है बेटा, बेयर करती है। ठीक है, तो ये मैंने बहुत डिटेल में इसके बारे में आपसे को, बट यू डोंट हैव टू वरी, आप इसको हम लोग जब क्वेश्चंस, यू डोंट हैव टू वरी, तो वहाँ पे हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे इसको और देखेंगे इंप्लीकेशन कैसा होता है। ठीक है, अगर मैं चाहता कि डिटेल में आपको पता रहे ये चीज़ें, कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो जाती है। अब 2 मिनट, माइनो सेशन बहुत बड़ा हो गया बेटा, लेकिन ना मैं कंसेप्ट के बारे में कह रहा हूँ आज के लिए बस इतना। ठीक है, आज के लिए मतलब आई मीन आज के लिए बस थोड़ा सा सेशन बड़ा, बस मैं कंसेप्ट के बारे में चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा बेटा आपको और कहूँ। तो हमने किसके बारे में बात करें बेटा, सबसे पहले स्टॉक वैल्यूएशन। स्टॉक वैल्यूएशन देखे हमने, इस पर हम क्वेश्चन में सारी चीज़ें, तो सारी चीज़ों का इंप्लीकेशन अपन वहाँ पर डिस्कस करेंगे बेटा। तो स्टॉक का वैल्यूएशन देखिए कौन सा है। अब यहाँ पर कैसा हुआ बेटा, यहाँ पर स्टॉक का वैल्यूएशन, फिर नॉर्मल लॉस देखिए अपन ने ना, नॉर्मल लॉस के बारे में डिस्कस किया, कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो जाती है। अब वो जो अपन ने स्टॉक वैल्यूएशन में मल्टीप्लाई है ना, कॉस्ट जो थी यहाँ पर देखो, यहाँ पे
ये जो मैं मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहा हूँ ना बेटा, रेट जो यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये नॉर्मल लॉस की वजह से ये रेट स्टॉक वैल्यूएशन में भी बदल जाता है, ये रेट बदल जाता है बेटा। अभी वहाँ पे 20 था मगर अपना चेंज हो गया था, नॉर्मल लॉस के लिए वजह कॉस्ट जो रहता है उसका रेट रहता है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है उसका। ठीक है, अब उससे बात करेंगे जब अपन क्वेश्चंस करेंगे। ओके, अब उसके बाद बेटा एक आखिरी पॉइंट है एबनॉर्मल लॉस का, मैं चाह रहा हूँ अभी बोल दूँ, प्लीज सुन लो प्लीज। हाँ, आई नो तुम लोग गुस्सा कर रहे होंगे मगर प्लीज सुन लो, मैं भी तो बोल रहा हूँ ना इतनी देर से आप लोग के लिए, सुन लो ठीक है। और घबराना बिल्कुल भी नहीं, जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा तो ये सारी चीज आएंगी, फिर अपन कनेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस 10 से 15 मिनट में लूंगा, ठीक है, डोंट वरी, बस मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा। अब वहाँ पे कमेंट मत कर सर सर मत करना, ठीक है, मैं भी बोल रहा हूँ ना, मैं भी आप लोग को ही पढ़ा रहा हूँ ना बेटा, तो मेरे को भी तो, मैं भी तो थक रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान से मेरी बात को सुनो अभी। ठीक है, कंसेप्ट सारे खत्म करते फिर क्वेश्चन पर नेक्स्ट सेशन से आएंगे। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल, एबनॉर्मल लॉस वो होता है जो नॉर्मली बिजनेस में नहीं होता बेटा, है ना। आग लग गई, अपन बोलते अरे आग तो लगती रहती है, इट्स वेरी नॉर्मल, इज बिजनेस चलता है, नहीं, ये एबनॉर्मल नेचर, तो उसका वैल्यूएशन अलग होता है। तो मैं ये चाहता हूं, इसकी स्लाइड क्या इस पे मैं आता हूं, लेकिन हम ये बिजनेस में चाहते सर कि कंसाइनमेंट बिजनेस से, हम ये चाहते कंसाइनमेंट बिजनेस से हमें चाहते कि हमको ये पता लगे कि नॉर्मल उस बिजनेस से कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है। एबनॉर्मल आइटम तो वो है, अब आप मेरी बातों को समझना, एबनॉर्मल आइटम तो वो है जो बहुत ही रेयरली होता है, रेयरली ये लॉस होता है, जैसे कि आग लग गई रेयरली होता है, चोरी हो गई रेयरली होता है। तो अगर मैं इन लॉसेस को कंसाइनमेंट अकाउंट में रहने दूं, ठीक है, इसकी एंट्रीज के बारे में पहले मैं बात करता हूं, अगर इसके लॉसेस को मैं कंसाइनमेंट अकाउंट में रहने दूं, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, मेरा अचानक कोई साल मेरा एकदम से नुकसान दिखेगा और मैं गलत इंटरप्रेट करूंगा, यार ये बिजनेस से तो मेरा बहुत नुकसान हो गया बेटा, बहुत नुकसान हो गया, अच्छा बिजनेस नहीं है कंसाइनमेंट का, छोड़ो क्लोज करो, तो लॉस हो रहा है। लेकिन बेटा मैं ये चाहूंगा कि ये जो एक हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है बच्चों, एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते बेटा, और हम एक और दूसरा एक अकाउंट में आपको बता रहा हूं, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। अब क्या हुआ कि कंसाइनमेंट हमारा बिजनेस है, लेकिन क्या हो रहा है वहां पे हमारा कि अगर मैं यहां से ये एबनॉर्मल लॉस को इस कंसाइनमेंट अकाउंट से हटाऊं नहीं, तो फिर गड़बड़ हो जाएंगी, मेरा उस साल अचानक से बहुत लॉस आ सकता है और गलत इंटरप्रिटेशन हो सकता है। तो मैं चाहता हूं एबनॉर्मल लॉस को कंसाइनमेंट अकाउंट से उठा के अलग ही कर दो, और जो कंसाइनमेंट अकाउंट जो भी प्रॉफिट बताएगा दैट विल बी नॉर्मल प्रॉफिट उस बिजनेस से कितना होता है। तो मैंने क्या करा बेटा, ये एबनॉर्मल लॉस है, लॉस को डेबिट करते, मैंने कहा कि एक एबनॉर्मल लॉस अलग बना लो। तो एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि लॉस है, लॉस विल बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल लॉस शुड बी डेबिटेड। तो मैंने एक अलग से अकाउंट बनाया बेटा एबनॉर्मल लॉस, और मैंने कहा कि मैं एबनॉर्मल लॉस को यहाँ पे डेबिट कर, इसको उठा के लेकर आओ कंसाइनमेंट अकाउंट से। तो कंसाइनमेंट अकाउंट से हमने ये एबनॉर्मल लॉस को उठा के कहां पर लेकर आ गए बेटा, एबनॉर्मल लॉस को एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में लेके आ गए। अब इसकी एंट्री क्या पास हुई बच्चों, एंट्री पास हुई एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ये इसकी एंट्री पास हुई, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ये इसकी एंट्री पास हुई बेटा। बेसिकली करा क्या मैंने, जो मेरा एबनॉर्मल लॉस था उसको कंसाइनमेंट अकाउंट से उठा के मैंने एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में लाया। तो यहाँ पे जो एबनॉर्मल लॉस हुआ था इसको मैंने यहाँ पे कम, यहाँ पे क्रेडिट करा बेटा। अगर मैं यहाँ पर क्रेडिट नहीं करता, क्रेडिट साइड नहीं बढ़ाता, तो यहाँ पे प्रॉफिट कम आता। सुनो, अगर मैं क्रेडिट साइड नहीं लिखता तो यहाँ ये, अगर यहाँ पर ये नहीं लिखता बेटा, तो ये प्रॉफिट मेरा कम आता। यहाँ पे उठा के मैंने यहाँ पर लेकर आया, यहाँ पे प्रॉफिट कम आता और मेरे को लगता है बिजनेस अच्छा नहीं, इसको डिसकंटिन्यू करो। मैंने ना, मेरे को नॉर्मल को अलग करो, यहाँ से मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, यहाँ पे जो इसका प्रॉफिट आएगा ना प्रॉफिट, वो नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए मेरे को। तो मैंने कहा कि मेरे को ये नॉर्मल जो बिजनेस से है वो प्रॉफिट चाहिए मेरे को। तो मैंने ये एबनॉर्मल को यहाँ पे अगर नहीं लिखता बेटा, यहाँ से नहीं हटाता, तो क्रेडिट साइड में नहीं लिखता, तो ये कम आता ना, इसको क्रेडिट में लिखा तो ये यहाँ से हटाया, तो यहाँ से उठा के मैंने एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में लिखा है। अब ये लॉस को बात अलग है कि यहाँ से मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके चले जाऊंगा बेटा इस लॉस को, लेकिन हमने कंसाइनमेंट से हटा के यहाँ पर लेकर आना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम एबनॉर्मल लॉस को कंसाइनमेंट अकाउंट से अलग करना चाहते, अगर उसी में रहने दूंगा तो गड़बड़ क्या होंगी, उसमें फिर मेरे को लगेगा बेटा कि मेरा कंसाइनमेंट बिजनेस का, वो तो हर साल थोड़ी, नॉर्मल लॉस को क्यों नहीं हटाया मैंने, मैं बोलता नॉर्मल लॉस तो हर वक्त होता है, रेगुलरली चलते रहता है लॉस, तो वो नॉर्मल होता है बिजनेस में।
मगर हम एबनॉर्मल नहीं होता तो हमने बोला उसको अलग से बताओ, उसी में लिखोगे तो ऑल ऑफ ए सडन एकदम से लॉस दिखेगा और हो सकता है हम गलत इंटरप्रेट कर जाए। तो एबनॉर्मल लॉस को यहाँ से हटा के हम कंसाइनमेंट से हटा के एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में लेके आते हैं। अब मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझना बेटा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ बेटा कि एबनॉर्मल लॉस जो होते हैं आपके दो जगह हो सकती है। अब मैं जो इतनी बारीक चीज कह रहा हूँ बेटा, आप क्वेश्चन करोगे धड़ 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 सबका आंसर बताऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ आप बताओगे बेटा। लेकिन इन चीजों को समझ लेना कि जब मैंने कहा कि सर जब मैं एबनॉर्मल लॉस कहां हो सकता है, एबनॉर्मल लॉस इन कंसाइनीज गोडाउन, कंसाइनी के गोडाउन में हुआ एबनॉर्मल लॉस, मतलब वो गुड्स पहुंच गया कंसाइनी के बाद और वहां पे नुकसान हुआ। अब मेरी बात को एक चीज अपने दिमाग में बैठा लो, जो एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन होता है वो सेम स्टॉक के वैल्यूएशन की तरह होता है। अभी स्टॉक बताया ना आपको वहां पे, वो स्टॉक की वैल्यूएशन की तरह होता है। क्या होता है, एक कंसाइनर के एक्सपेंस, कंसाइनर ने जो खर्चे किया वो कॉस्ट वाला, उसके बाद कंसाइनर एक्सपेंस लोडिंग ये सब खर्चे करता है और कंसाइनी के गोडाउन में पहुंचने के पहले के जो खर्चे वो उसमें हम कंसीडर करते हैं, उसके बाद के नहीं करते स्टॉक के वैल्यूएशन। बस वही चीज एबनॉर्मल लॉस में भी होती है। अब मेरी बात समझना बेटा, तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे कंसाइनर, ये कंसाइनर है, ठीक है, ये कंसाइनर है बच्चों, यहाँ ध्यान दो, ये कंसाइनर है, इसने गुड्स भेजा, ये गुड्स भेजा बेटा यहाँ पे, और ये गुड्स पहुंचे और ये गोडाउन है। अब देखो बेटा यहाँ पर मैंने आपको बता दिया एंट्री कि कंसाइनमेंट अकाउंट से हटा के यहाँ लो, इसकी वैल्यू क्या, क्वेश्चन मार्क क्या है, इसका वैल्यू क्या, वो वैल्यू अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ ऊपर कि वैल्यू कितनी एबनॉर्मल है उसकी, वो सिखा रहा हूँ। वैसे ही कैलकुलेट करते जैसे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करते, ठीक है। अब देखो ये गुड्स पहुंचा, यहां से निकला बेटा कंसाइनर के पास से, ये चला ट्रक में कंसाइन, ओहो ये क्या हुआ सर, ये क्या हुआ, यहां तो आग लगी हुई है सर, आग लगी हुई है, ये क्या हुआ सर, आग लग गई गोडाउन में। अब ये लगी कब, ये कहां नुकसान हुआ, ये हुआ बेटा गोडाउन में पहुंचने के बाद का है बेटा, ठीक है ठीक है। अब बेटा मेरे को बताओ इसका वैल्यूएशन जब अपन करेंगे तो कंसाइनर खर्चे करता है ना, नंबरिंग दिया था आपको 1, फिर कंसाइनर और एक दूसरे एक्सपेंस करता है यहाँ पे, है ना, उसके बाद ये तीसरा आता है और यहाँ पे चौथा आता है बेटा, आपको सिखाया ना स्टॉक के वैल्यूएशन में। तो बेटा ये वाला, इसमें भी ये वाला कंसीडर होता है, ये वाला कंसीडर होता है, ये वाला होता है, ये वाला नहीं होता, ये वाला नहीं होता बेटा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक बार गोडाउन में सेलेबल कंडीशन में उतने ही तक कॉस्ट का वैल्यूएशन में करते हैं अब नॉर्मल लॉस में। अब ये चीजें ना बेटा नहीं रहती लिखी हुई अब कहीं पे, अब मैं समझा रहा हूं आपको तो ध्यान से समझना। तो गोडाउन में पहुंचने के बाद, यहाँ पे गोडाउन में पहुंचे बाद भी कभी खर्चे होते ना, है ना, वो रेंट होता है, ये सब होता है, तो आग लग गई तो ऐसा थोड़ी ना रेंट नहीं देना, तो खर्चे। लेकिन जब हम वैल्यूएशन करते तो पहला दूसरा तीसरा पॉइंट कौन सा, जो कंसाइनर कॉस्ट पर यूनिट वाला, दूसरा कंसाइनर एक्सपेंस लोडिंग ये सब जो करता फ्रेट, तीसरा वहां पे अनलोडिंग ये सब जो कंसाइनिंग खर्चे, एक बार गोडाउन में होगा उसके बाद के खर्चे इसके एबनॉर्मल लॉस के वैल्यूएशन में भी लेते नहीं है। तो मैंने आपको सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा ये बना के रखा हूं, यहाँ पे देखो एबनॉर्मल लॉस एट कंसाइनीज गोडाउन। तो ये 3 पॉइंट जो मैंने आपसे कहा बेटा, कौन से 3 पॉइंट कहा आपसे, देखो यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट, क्वांटिटी ऑफ एबनॉर्मल लॉस गुड्स मल्टीप्लाई बाय रेट, उसके बाद एड प्रपोर्शनेट शेयर, कौन से जो कंसाइनर ने करा और कंसाइनी ने, लेकिन कौन से बेटा कंसाइनी के कौन से खर्चे अप टू गुड्स रीच इज प्रीमाइसेस। तो आपको नहीं लगता ये तो वैसा ही मैं कर रहा हूं यहाँ पे वैल्यूएशन, जैसा किस केस में करता था बेटा, जैसा मैं करता था स्टॉक के वैल्यूएशन में, वही तो मैंने करा बेटा यहाँ पे, ठीक है, वही चीज होती है। लेकिन अब ये इंटरेस्टिंग है, देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा चीज, ये चीज अब मैं कह रहा हूँ कैसा होता है, ये नोट्स में कहीं लिखी नहीं रहेंगी बेटा, मतलब ये मेरे को ये कैसे बनाया, मेरे को बहुत टाइम लगता है कैसे बनाया। मेरे को याद है जब सीपीटी पढ़ाता था एमसीक्यूज आते थे तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते थे, तो फिर मैं सोचता था, इसलिए वही अभी सोचा और आपको बनाया आपके लिए। अब देखो यहाँ पे ये कंसाइनर थे बेटा, यहाँ से इसने गुड्स भेजा, अब ये लॉस का और एबनॉर्मल लॉस ड्यूरिंग ट्रांजिट, मतलब वो गोडाउन में नहीं पहुंचा, वो गोडाउन में एबनॉर्मल लॉस ट्रांजिट में ही हो गया, मतलब यहां से गुड्स निकले, ओहो देख रहे हो इसको, आप देख रहे हो हीरो को, ये बैड बॉयज टाइप के लोग, ये रास्ते में था, ये आया हीरो ट्रक पे चढ़ गया, वो सिग्नल होता है रेलवे क्रॉसिंग आती है तो वहां पे ट्रक रुका, ये बैड बॉय टाइप का ये आया यहाँ पे, एक ट्रक पे पीछे से चला और इसमें मोबाइल्स रखे हुए थे, इसने यहाँ से बहुत से मोबाइल रखे थे, पूरे तो नहीं, उसमें से कुछ मोबाइल चोरी कर लिया। अब यहाँ से मैंने भेजा था 100 क्वांटिटी, यहाँ पे चोरी हो गए 10, यहाँ पहुंचे 90, ओहो अब आएगा असली मजा, अब आएगा असली मजा। तो सर मैं जब एबनॉर्मल लॉस, जो मेरा 10 क्वांटिटी का एबनॉर्मल लॉस आया बेटा, तो ये हुआ एबनॉर्मल लॉस ड्यूरिंग ट्रांजिट। अब मेरे को बताओ बेटा यहाँ पर भी जो खर्चे हुए, मैं नंबरिंग फिर से दे रहा हूँ बेटा, नंबरिंग फिर से दे रहा हूँ,
ये जो एबनॉर्मल लॉस यहाँ पे जो हुआ, अब मेरे को बताओ यहाँ पे, एक सेकेंड नंबरिंग दे दूं मैं पहले, ठीक है, 1 2 3 4, याद है ना 1 2 3 4 क्या है बेटा? जो कंसाइनर ने कॉस्ट पर यूनिट जो गुड्स खरीदेगा वो, फिर उसने लोडिंग ये सब पे खर्चे किया, ठीक है। तो फिर यहाँ पर उसके बाद क्या हुआ बेटा, ये खर्चे हुआ, ये और ये 4, उसके बाद कंसाइनी के पास पहुंचा, कंसाइनी ने अनलोडिंग पे खर्चे किया, और फिर ये चौथा नंबर गोडाउन रेंट, ये सब ये पहुंचे। अब ये चोरी तो यहीं पे लॉस, एबनॉर्मल लॉस यहीं पर हो गया ना बेटा, एबनॉर्मल लॉस यहीं पे हो गया। तो जब इसका मैं वैल्यूएशन करूंगा, अगर ट्रांजिट में हुआ तो पहला वाला पॉइंट आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा नहीं, चौथा नहीं। अब सर फर्क क्या है? यहां पर देखो बच्चों, यहां पर क्या हो रहा था, ये तीसरा भी आ रहा था, मगर यहां पर क्या हो रहा है, तीसरा पॉइंट आपका नहीं आ रहा है। लॉजिक सोचो बेटा, बस क्यों नहीं आ रहा सब? अब वो ट्रांजिट में ही चोरी हो गया बेटा, ये ट्रांजिट में ही चोरी हो गया। तो मेरे को बताओ यहां पर तो चोरी ट्रांजिट में हो गया, तो कंसाइनी ने जो यहां पे खर्चे किया तीसरे पॉइंट में, कंसाइनी द एक्सपेंसेस जो यहां पे किया बेटा, तो कंसाइनी देखो, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, समझ में आ रहा है ना बेटा, आपको गड़बड़ नहीं करना है यहाँ पे। ये क्या था आपका, ये जो कंसाइनर ने जो किया था, अभी वक्त ज्यादा हो गया इसलिए मैं स्पीड में बोल रहा हूँ, कंसाइनर एक्सपेंसेस जो थे, ठीक है। कौन सा था कंसाइनर एक्सपेंसेस, याद है आपको कौन सा था कंसाइनर एक्सपेंस? वो जो कॉस्ट वाला रहता था। दूसरा कैसा रहता था, वो जो कुछ एक्सपेंसेस का था, लोडिंग ये सब के, फिर यहाँ पे पहुंचता था, कंसाइनी करता था कुछ खर्चे। तीसरा नंबर लिख रहा हूँ, कंसाइनी एक्सपेंसेस। कौन से कंसाइनी एक्सपेंस? जैसे अनलोडिंग के खर्चा हुआ, और यहाँ पे फिर गोडाउन रेंट, ये सब यहाँ पे आता है। तो अब मेरे को बताओ, ये जो कंसाइनी ने यहाँ पे खर्चे किया, अगर रास्ते में वो चोरी हो चुका है, रास्ते में अगर वो चोरी हो गया बेटा, तो कंसाइनी ने अनलोडिंग पे तो ये क्वांटिटी भी, अगर 100 यहां से भेजा था बेटा, एग्जांपल के तौर पे 100 यहां से भेजा, 10 हो गए, तो यहां तो 90 ही पहुंचे ना। तो कंसाइनी ने यहां पर बेटा, कंसाइनी ने यहां पे कितने यूनिट्स पे खर्च किया? 90 पे ही करा ना बेटा। तो मेरे को एक बात हो, जब कंसाइनी ने 90 यूनिट्स पे अनलोडिंग का खर्चा किया, तो एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन करूं, तो फिर तो मैंने वो जो खर्चा यहां पर उसको तो कंसिडर, ये लूंगा, ये लूंगा, इसको नहीं लूंगा, इसको भी नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि यहां जो खर्चे हुए बेटा, यहां जो खर्चा हुआ ये 10 यूनिट पे हुआ ही नहीं, क्योंकि वो 10 तो रास्ते में चोरी हो गया था बेटा। तो रास्ते में चोरी हो गया, वो तो वहां पहुंचा ही नहीं। तो ये 90 यूनिट पे खर्चा हुआ अनलोडिंग का, जब ये 10 यूनिट पे यहाँ पे खर्चा ही नहीं हुआ, तो इसका वैल्यूएशन जब करूंगा, तो वो खर्चे को मैं फिर क्यों एबनॉर्मल लॉस के वैल्यूएशन के वक्त कंसीडर करूं? नहीं। मगर यहां पे क्या हुआ था बच्चों, ये वाले केस में क्या हुआ था, ये पहुंचा, यहां पहुंचा, तो यहां पे मैं बता, यहां से 100 यूनिट निकली, यहां 100 पहुंची, और यहां पे वो जली 10 यूनिट। ये एबनॉर्मल लॉस यहां पर हुआ, यहां पे तो यहां से 100 निकली, यहां 100 पहुंची, तो यह अनलोडिंग पे 100 यूनिट पे भी, 100 यूनिट पे यहां पर खर्चा हुआ, 100 यूनिट पे ही खर्चा हुआ। तो भाई फिर एबनॉर्मल लॉस का यहां वैल्यूएशन करूंगा, तो फिर तो मैं बोलूंगा ना, वो 10 यूनिट, फिर एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन करते वक्त मैं यहाँ पे इसको करूंगा, क्योंकि ये 10 यूनिट पे भी यहाँ पर खर्चा हुआ है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे रास्ते में चोरी हो गया, रास्ते में चोरी हो गया बेटा, कितना? ओके, रास्ते में चोरी हो गया बेटा, तो यहाँ पहुंचा ही नहीं बेटा। जब मैं इसका वैल्यूएशन करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जब इस पे एबनॉर्मल लॉस वाले आइटम पे यहाँ खर्चा ही नहीं हुआ, तो एबनॉर्मल लॉस के वैल्यूएशन पे उसको यहाँ पे कंसीडर इसको नहीं करते वाले पॉइंट को। डन। तो ये हुआ था बेटा आपका, ठीक है। अब मैंने क्या करा, आपकी आसानी के लिए ऐसा बना दिया, आप चाहो तो इसका एक इमेज ले लो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखो यहाँ पे दूसरा मैंने आपको बनाया बेटा, आपके लिए बनाया बेटा, मतलब क्या बोलूँ, मतलब ये चीज़ें ऐसे बनाया आपके लिए कि आपको आसानी से समझेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप जब क्वेश्चन करोगे कंसाइन में, वहाँ तो डायरेक्ट कर देते, समझ में भी नहीं आता, अरे ट्रांजिट में लिया, एक बार फिर सोचते कि वो जो कंसाइनी ने खर्चे किया था, कभी एबनॉर्मल लॉस में लेते, कभी नहीं लेते, बच्चे कंफ्यूज होते, अरे क्या एबनॉर्मल लॉस में कभी लेते, कभी एबनॉर्मल लॉस में नहीं ले रहे, कभी वो जो थर्ड वाला पॉइंट है कंसाइनीज एक्सपेंसेस वाला, कभी एबनॉर्मल लॉस में ले रहे, कभी एबनॉर्मल लॉस में नहीं ले रहे। अरे ये भी तो सोचो खर्चा कहाँ हुआ बच्चों, वो नहीं बोलता कोई, वो भी तो सोचो। अब ट्रांजिट में हुआ क्या, ट्रांजिट में अगर हुआ मतलब वो खर्चा तीसरा वाला जो हुआ कंसाइनीज एक्सपेंस, वो तो फिर खर्चा हुआ ही नहीं ना, इन एबनॉर्मल आइटम पे तो नहीं लेते। गोडाउन में कभी लिखा है तो फिर वो ले लेता है क्वेश्चन में, फिर बच्चे सोचते हैं यहाँ ले लिया, लॉजिक सोचो ना, वो गोडाउन में पहुंच गया है, मतलब वो पहुंचा, उसको गोडाउन में हुआ था, गोडाउन में आए बाद हुआ, मतलब अनलोडिंग के वक्त वो भी था एबनॉर्मल लॉस वाला आइटम भी थे, क्योंकि बाद में एबनॉर्मल लॉस हुआ तो उस पर भी खर्चा हुआ, तो उसको भी कंसिडर करते। तो आप यहाँ पे देखोगे ना बेटा, देखो ये गोडाउन में हुआ, इसीलिए मैंने देखो यहाँ पे कंसाइनर भी लिखा हूं और कंसाइनी में ये लिखा हूं गोडाउन में पहुंचने के पे। मगर आप यहां पर देखोगे ना बच्चों,
यहाँ पर अगर आप देखोगे बेटा तो देखो ये तो ठीक है, पहला पॉइंट तो आया कॉस्ट पर यूनिट वाला, लेकिन ये प्रपोर्शनेट में सिर्फ मैंने कौन से दिया बेटा, यहाँ पे देखो कंसाइनर के, सिर्फ कंसाइनर के। आप बोलेंगे कंसाइनी के क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भाई साहब ये ट्रांजिट में हुआ, कंसाइनी के इसलिए नहीं लेके कंसाइनी तक पहुंचा ही नहीं, वो रास्ते में ही चोरी हो गया, ठीक है, इसीलिए उसको इसके वैल्यूएशन में नहीं लेते। अब ये चीजें नहीं लिखी रहती, बस सॉल्व करे हुए रहते, बट आप कोई भी मटेरियल उठा के देख लो नहीं लिखी रहती इस चीजें वहां पे। अच्छा ट्रांजिट कभी वहां पे क्वेश्चन सॉल्व बराबर करते कि ट्रांजिट है तो वो तीसरा वाला पॉइंट नहीं लेते हो जो कंसाइनी ने खर्चा किया, मगर अगर अगर वो गोडाउन में हुआ है तो वो फिर कंसाइनी ने जो अनलोडिंग सबके खर्चे किया उसका भी प्रोपोर्शन लेते हैं बेटा। क्यों, क्योंकि वो एबनॉर्मल लॉस पे वो भी खर्चा हुआ था तो उसको भी कंसिडर करते थे वो। मगर क्या होता है ये एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा रहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये मैं फिर मेरे को मेहनत करना पड़ता है, फिर ये बनाऊँ आपको समझाने के लिए। ठीक है बेटा, आज बहुत बड़ा सेशन है बट इट्स ओके, ठीक है, ये पॉइंट समझा आपको 1 2 3, 1 2 3 क्या है समझा ना आपको, एक सेकेंड, ठीक है, ये कौन सा था, एक मिनट लिख देता, कंसाइनर एक्सपेंसेस थे बेटा, वही जो बाजू में लिखा कंसाइनर एक्सपेंसेस, कौन से दो, वो कॉस्ट वाला और जो लोडिंग है सबके जो दूसरे खर्चे करता है, ये कंसाइनी एक्सपेंसेस यहाँ पे आएंगे, कौन से वाले बेटा, वो अनलोडिंग वाले, और यहाँ पे फिर ये गोडाउन रेंट ये सब यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये वाला ये इसमें ये भी आता है बेटा, ये भी है, ये भी है और ये भी है, ये तो नहीं होता गोडाउन के पहुंचे के बाद नहीं होता। उसके बाद बेटा यहाँ पे पहला है दूसरा है लेकिन ये तीसरा वाला नहीं, बस इतना ख्याल रखना आपने, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी लो। अब इसके बाद हम आज कुछ भी नहीं, बस 1 मिनट और, इसके बाद बेटा हम क्वेश्चंस पे आएंगे, और क्वेश्चंस पे जब आएंगे आपको इतना मजा आएगा जब ये सारी चीजें आप डिस्कस करो, घबराना बिल्कुल नहीं, आप बहुत ही टैलेंटेड हो, आपको पता नहीं आप कितने टैलेंटेड हो, है ना, आप बहुत ही होनहार हो, टैलेंटेड हो, बहुत आप में खूबियां आपको भी नहीं पता, तो घबराना बिल्कुल नहीं बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 3 से हम नेक्स्ट सेशन से क्वेश्चन शुरू करेंगे, बिलीव मी आपको इतना मजा आएगा, वहां पे सारी चीजें जो अभी डिस्कस किया वहां पे अपन इसके बारे में रिकॉल कर, देखो ऐसा बोला था ऐसा बोला था, रिकॉल करते जाऊंगा, आपको अभी इसका इम्प्लीकेशन जब आएगा अंडरस्टैंडिंग और बढ़ते जाएंगी बढ़ेंगी, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कंसाइनमेंट में एक्सपर्ट बनाकर ही आपको छोड़ूंगा, ठीक है, हर चैप्टर में बना के छोड़ूंगा, कंसाइनमेंट में और ज़्यादा मेहनत करूंगा क्योंकि लोगों को टफ लगता है, लेकिन आपको मैं इसमें एक्सपर्ट बना के छोड़ूंगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।